ठीक है सर। तो अब जितने भी हमारे स्क्रीन राइटर्स के सदस्य हैं, उनको मैं बता दूँ कि हमारे पास आज बहुत सारे जो हैं, वो अपने-अपने फ़ील्ड के नामी लिरिक्स राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, एक्टर, डायरेक्टर भी हैं। इन सभी को आज हमने आमंत्रित किया हुआ है और अभी पराग छापेकर सर जुड़ चुके हैं। उनके बारे में मैं कह दूँ कि वो 22 साल से इस फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। बहुत सारे शॉर्ट फ़िल्म उन्होंने ज़ी मीडिया के लिए बनाया है। उनके कई सारे शोज़ हैं और कई बार वो नेशनल अवार्ड और इंडियन फ़िल्म पैनोरामा IFFI के जूरी भी रह चुके हैं। ठीक है? तो आज आज में हम लोग इनसे बात करेंगे, हम लोग इनकी सुनेंगे, जब तक कि बाकी के सदस्य को भी हम आशा करते हैं कि जुड़ जाएँ, लेकिन अगर ना भी जुड़ें तो हम बातचीत जारी रखेंगे। तो जी जी। सर, पराग सर, तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ आवर ग्रुप कि जब भी आप कोई स्क्रिप्ट राइटर आपके पास आता है, तो आप स्क्रिप्ट में क्या-क्या एलिमेंट देखते हैं, जिससे कि आप स्क्रिप्ट सिलेक्ट कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब भी कोई स्क्रिप्ट या फ़िल्म देखी जाती है कि यार ये फ़िल्म क्यों अच्छी है, क्यों बुरी है? हम सब राइटर हम बाद में, लेकिन फ़िल्म प्रेमी पहले, फ़िल्म के दर्शक हम पहले हैं। है ना? जब हम फ़िल्म देखने जाते हैं तो कौन-सी फ़िल्में हैं जो हमको एकदम पसंद आ जाती है? मान लो तारे ज़मीं पर है या बजरंगी भाईजान है। ऐसी कई सारी फ़िल्में हैं जो आपको देखते ही पसंद आ जाती है। उसका रीज़न क्या होता है? एक सिनेमा स्टूडेंट ऑफ सिनेमा होने की हैसियत से हम सबसे पहले ये एनालाइज़ करें कि हमको कोई फ़िल्म क्यों पसंद आ रही है और क्यों हमको कोई फ़िल्म नहीं पसंद आ रही है। किस फ़िल्म में वो क्या चीज़ है जो हमको वो फ़िल्म को महान बना रही है या अच्छा बना रही है? या कौन-सी फ़िल्म खराब फ़िल्मों का ज़्यादा एनालाइज़ करना ज़रूरी है कि ये क्यों खराब लगी? एक खराब फ़िल्म को 10 बार देखे जाना चाहिए कि यार इसमें खराबी क्या है? क्योंकि अच्छी फ़िल्म तो दिल से उतरती है। जैसे मिर्ज़ा गालिब के बारे में कहा जाता था, बड़ी सुंदर बात जावेद साहब कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब वो शायर हैं, जो प्रैक्टिकल बात भी करते हैं, सीधी बात करते हैं, एनालिटिकल बात करते हैं विद इमोशन। तो एक स्क्रिप्ट में हमको हमारे कैरेक्टर्स को, हमारी स्टोरी लाइन को, उसको भी आगे बढ़ाना है, उसको इमोशनल तड़का देते हुए उसके किस तरह का सब्जेक्ट हमने चुना है, उसमें इमोशनल मोमेंट्स कैसे बनेंगे, उसका पेस और रिदम क्या होगा फ़िल्म का, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मैं उसको ध्यान में रखता हूँ और मुझे लगता है कि अभी तक मेरा तरीका मेरे लिए बहुत सही साबित हुआ है, तो वो सही तरीका ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। तो हमारे साथ अभी धीरज जी जुड़ चुके हैं। तो धीरज जी, स्वागत है आपका हमारे एसोसिएशन में। तो हम सभी की तरफ से आप हम सभी का धन्यवाद। पराग सर नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते धीरज भाई। ईरान जी, नवीन जी, अकबर जी, आरती मैम, सबको सबको नमस्कार। और बहुत जल्दी मतलब दोबारा मुलाकात हुई, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आप लोग कंटिन्यू रखिए, मैं ज्वाइन कर मतलब मैं आता हूँ बाद में। पराग सर, आप बहुत अच्छी बात थैंक यू, थैंक यू। सो मैं यही कह रहा था कि सबसे पहले जब हम जब स्क्रिप्ट लिखने बैठते हैं कोई भी, या कोई स्क्रिप्ट हमारे पास आती है, तो बेसिक जो दुनिया में प्रिंसिपल चलते हैं, थ्री एक्ट थ्योरी जो चलती है, थ्री एक्ट थ्योरी हमारे हमारे भारतीय सेंसिबिलिटीज, भारतीय इमोशन के हिसाब से बहुत अच्छी थ्योरी है। हमारी 95% फिल्में जो है थ्री एक्ट स्टोरी पे ही चलती। थ्री एक्ट स्टोरी मतलब क्या है, आप सभी अवगत होंगे, लेकिन मैं फिर आपको रिमेमोराइज कराना चाहूंगा। आप सब जानते ही हैं कि आपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, सब्जेक्ट का कैरेक्टर एस्टेब्लिश किए,
और कैरेक्टर वो हम फिल्म बना क्यों रहे, क्या है फिल्म में, क्यों हम ये फिल्म बोलना चाह रहे हैं, क्यों हम ये दिखाना चाह रहे हैं, वो हमने दिखा दिया। सेकंड एक्ट में हमने उस हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, हमारा जो हीरो है, उसके जीवन में उस इस जो हमने जिसके लिए हम फिल्म बना रहे हैं, उस इशू से, उस मुद्दे से या उस इमोशन से क्या फर्क उसके जीवन में पड़ रहा है, किस तरह से वो क्राइसिस उसमें झेल रहा है, क्या कैसे वो डील कर रहा है, और इसके हाई पॉइंट पे जाते हैं। इसको हम कहते हैं प्री क्लाइमैक्स। और थर्ड एक्ट में हम उसको क्लाइमैक्स की तरफ लेके जाते हैं कि आखिर ये सारी जो समस्याओं से वो डील कर रहा है उसका रिजॉल्व वो कैसे कर रहा है, उसका कल्मिनेशन कैसा होगा, ये हम तीसरे एक्ट में दिखाते हैं। तो ये 3 एक्ट स्टोरीज में ही हमारा अभी तक का भारतीय सिनेमा मैक्सिमम बना हुआ है। उसके बाद जो कैम्बेल थ्योरी है, कैम्बेल का जो थ्योरी कहती है वन हीरो थ्योरी, उसमें एक हम अभी बायोपिक्स जो बन रहे हैं कि वो बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, किस परिवेश में हुआ, कैसे कैसे हालात में अपना उसने हीरोइज्म कायम रखा और कैसे उसने अपना नाम रोशन किया, ये हीरो थ्योरी है। तो ये 2 थ्योरी में हमारा 100% सिनेमा आ जाता है। और मुझे लगता है कि 3x थ्योरी जो है, अभी हमको उसी के अनुरूप सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए जब तक हमको कोई बहुत रियल हीरो ना मिले, क्योंकि हम जब हीरो गढ़ने पे आते हैं तो गढ़े हुए हीरो के लिए बहुत फर्जी बातें होती है और वो सब गड़बड़ा जाता है। वो जो मोमेंट होता है स्क्रिप्ट का, वो सारा गड़बड़ा जाता है। तो 3 थ्योरी पर मेरे हिसाब से हम लोगों को काम करने की जरूरत है और उस पर ही काम करना चाहिए। वो एक सक्सेसफुल फॉर्मूला है और उसी के तहत ज्यादातर सब्जेक्ट बैठते भी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो स्क्रिप्ट का है, उसका पेस एंड रिदम। जैसे हम कोई गाना सुनते हैं या धीरज गाने लिखते हैं और वो म्यूजिक डायरेक्टर के पास गया तो वो बोलते हैं यार इसका मीटर थोड़ा बढ़ा सकते हैं या छोटा कर सकते हैं, तो ये रिदम है, इस पे धीरज लिख सकते हैं आप। तो एक फिल्म का भी एक रिदम होता है। वो रिदम ने आपने क्या कहा, आपने जैसे हम अगर कहरवा को धागे ना तीनक दिन, धागे ना तीनक दिन, पूरा गाना इस रिदम पे चल रहा है और अचानक करते करते धा दिन दिन ना धा, तो ये आपको लगेगा कि यार ये अच्छा वाला चलते चलते किस रिदम में आ गया। ये रिदम यहाँ पे झटका लगता है, ये आपको वहां पे बोर करने लगता है क्योंकि आपने जो रिदम सेट किया है उससे आप स्लो हो गए। तो हमेशा स्क्रिप्ट में आपका पेस क्या चल रहा है, रिदम क्या चल रहा है, उस पेस और रिदम को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तब वो फिल्म वो कहीं स्क्रिप्ट जाके इंटरेस्टिंग बनती है। उसके बाद कैरेक्टराइजेशन जो है, कैरेक्टराइजेशन जैसे हम लोगों के पास बहुत लोग ऐसे प्रोड्यूसर आते हैं ना फालतू के, सर एक फिल्म बनाना है, तो भाई बजट क्या है, बजट सर 2-2.5 करोड़, और बात वो शुरू करता है कि सर हमारा जो हीरो है ना, स्टोरी है, हाँ है सर, स्टोरी जो है वो है ना पेरिस में एक लड़का है, वो आता है हिंदुस्तान। अब मैंने कहा 2 करोड़ में पेरिस भी शूट कराइएगा आप हमसे। तो आपका परिवेश क्या है वो फिल्म के बजट के हिसाब से तय होगा कि किस परिवेश की कहानी आप कह रहे हैं। उस कैरेक्टराइजेशन में मतलब एक आप मान के चलिए, जैसे आपने अगर सुपर 30 देखी थी, ऋतिक रोशन ने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की लेकिन वो कन्विंसिंग नहीं लग रहा था कि ये गरीब बिहारी लड़का है। या आरक्षण में सैफ अली खान जो है वो किसी भी हाल में वो आरक्षित वर्ग के नहीं लग रहे थे। अब ऐश्वर्या राय को आप बर्तन वाली का किरदार देंगे तो कैसे होगा, संभव नहीं कि गरीब बर्तन वाली बनेगी ऐश्वर्या राय। तो आपके कैरेक्टर्स, आपके आर्टिस्ट कौन है, उनमें कैरेक्टराइजेशन कैसे होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका परिवेश क्या होगा कि किस परिवेश से वो आते हैं, अकॉर्डिंगली कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग करता है। या आजकल तो उल्टा हो गया है हालांकि कि भाई के पास 1 महीने का टाइम है यार फिल्म बना लेते हैं,
वैसे नहीं, वो फिल्म प्रोजेक्ट बन जाता है। अगर हम सिनेमा की बात करें तो सिनेमा में आपको उस परिवेश के हिसाब से कास्टिंग होगी। सुपर 30 में कास्टिंग होगी तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको ऋतिक रोशन को उतना ही रूरल, उतना ही गरीब आप मैक्सिमम कैसे दिखा सकते, किस तरह से वो करेगा, तब अदरवाइज फिल्म फॉल्स हो जाती है। और फॉल्स नोट में अगर आपका कैरेक्टर्स है, अगर फॉल्स नोट पे आपकी फिल्म शुरू होती है तो वो यहां नहीं पहुंचेगी। और हमारे और आपका सबका उद्देश्य ही अपनी पूरी यात्रा यहां पहुंचने की है ना। तो यहां पर पहुंचने के लिए आपको आपके कैरेक्टर्स को लेके, आपके इमोशंस को लेके, आपके स्क्रिप्ट को लेके और आपके इंटेंशन को लेके बहुत ऑनेस्ट होना पड़ता है। तब वो कहीं जाकर यहाँ की यात्रा होती है। वो इनका बड़ा अच्छा शेर है कि जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो स्क्रिप्ट पर जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त दे पाएंगे, स्क्रिप्ट लेवल पर जितना हम रिसर्च, उसके परमिटेशन कॉम्बिनेशन, उसके कैरेक्टराइजेशन, उसका पृष्ठभूमि, उसका साउंड डिजाइनिंग, उसके आर्ट डायरेक्शन, वो सारी चीजें एज अ राइटर हमारे जहन में जब तक नहीं बसेगी तब तक वो स्क्रिप्ट ऐसी नहीं होगी कि वो लोग बोलेंगे क्या बात है यार, मस्त स्क्रिप्ट। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने की सख्त जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। आप सभी सुधी कलाकार हैं, आप सभी लिखते रहे हैं लगातार, लेकिन जो मेरा देखने का नजरिया वो यही है कि एक सदी हुई ईमानदार इंटेंशन से बनाई हुई स्क्रिप्ट दिल तक पहुंचती जरूर है। जी देवानंद दास जी। हाँ, ये तो बहुत सही बात कही आपने। लेकिन कई बार ना हम जब अप्रोच करते हैं, कुछ एक डायरेक्टर से हमने अप्रोच किए तो वो हमसे बजट पूछते हैं, फिर हमसे क्या है उसके कई सारा उसका लेंथ वगैरह भी पूछते हैं, इसमें कैरेक्टर्स कितने पूछते हैं। तो कैरेक्टर्स, लेंथ, ये सब तो हम बता देंगे। तो क्या बजट की भी जानकारी स्क्रिप्ट राइटर्स को होनी चाहिए? मेरा कहने का मतलब है कि मुझसे अगर पूछा जाए ना, मैं रेंज बता दूंगा, ठीक है, कि इतने से इतने करोड़ का बन सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाता हूँ। तो उस बारे में आपको कुछ कहना है? देखिए, जो मूर्ख प्रोड्यूसर होते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम के प्रोड्यूसर होते हैं, या ये सवाल वही लोग पूछ सकते हैं कि इसका बजट क्या होगा, राइटर्स है। अदरवाइज हमको एज अ राइटर हमको सिर्फ ये बताने की जरूरत है। अब अगर मैंने कहा, जैसे अभी मैं बोल रहा था कि कहानी पेरिस की है, तो बजट फिर डॉलर्स में बनेगा और कैसे बनेगा वो प्रोडक्शन डिजाइनर का काम है। मेरा परिवेश मुझे बताना है कि यार परिवेश में ये है। अगर मैं गांव की कहानी कह रहा हूं तो वो लो बजट में जाएगा, लेकिन उस गांव की कहानी में अगर मैं शाहरुख खान घुसाऊंगा तो वो हाई बजट हो जाएगा। तो ये नितांत प्रोड्यूसर का मामला है। हमारा काम ये नहीं है कि हम सिर्फ ये बोलते हैं कि हमारा परिवेश है, मैं विजुअल से दिखा रहा हूं। बजट क्या होगा ये आप अब मान लीजिए कि एक हीरो गाड़ी से आ रहा है और हीरोइन रास्ते में उसको दिखती है और वो गाड़ी धीरे धीरे चला के टकराता है आगे। वो हीरोइन की तरफ देखता रहता है, वो जाते आते सामने डंपर में टकरा जाता है। अब ये गाड़ी मारुति 800 है, फिएट है, एम्बेसडर है, या मर्सिडीज है, या फरारी है, बजट उस पर तय होगा ना। तो ये हमारे फिर वह परिवेश पे आ गई बात कि वो कैरेक्टर करता क्या है। तो अगर मैंने बोला कि सर मेरा कैरेक्टर जो है वो इंटरनेशनल बैंकर है और रिच फैमिली से आता है, वेल टू डू है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां चलाता है, बढ़िया फ्लैट में रहता है, तो उसके दिमाग में, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के दिमाग में कहीं बजट क्लियर होता है। मैं बोलता हूँ कि यार सर मेरा वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्म बना रहा हूँ मैं, तो जब ये बोलते हैं कि वेलकम टू सज्जनपुर, तो उसके दिमाग में बजट क्लियर है कि 7-8 करोड़ की फिल्म है। हमको सिर्फ रेफरेंस पॉइंट देना है। जब बजट पूछा जाए तो हमको रेफरेंस पॉइंट देना है कि सर उस तरह की कुछ तो भी प्रीमाइस है। तो पूछता प्रीमाइस क्या है, तो प्रीमाइस हमको बताना बनता है कि सर इस तरह ये प्रीमाइस है।
कि पंजाब का एक हस्ताक्षर किसान है और वो डंकी करके सारे लोग ऐसे जा रहे, तो उसको समझ में आया था कि भाई साहब यहाँ से अफगानिस्तान भी जाना होगा, उज्बेकिस्तान भी जाना होगा, वहां ये पूरा रास्ता कहीं ना कहीं थोड़ा शूट करते हुए मुझे वहां पहुंचना है। मतलब ये 22 देशों की या 17-18 देशों की यात्रा होगी, तो बजट क्लियर है। अब वो लड़का जो है कि वो अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है अपने गांव में, जो इंग्लैंड से डंकी करके पंजाब इंडिया वापस आ रही है, तो मेरा बजट बदल जाएगा। वो मेरा हीरो गांव में ही है, वो इंतजार कर रहा है हीरोइन का, मेरा बजट चेंज हो गया। तो प्रीमाइस से डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर होता है, जो छोटा प्रोड्यूसर या जो थोड़ा सा 1-2 फिल्में बना चुका है, उसको उस प्रीमाइस से बजट की क्लैरिटी आ जाती है। लेकिन जो नया प्रोड्यूसर आता है, बिल्कुल ही जो हम बिल्डर होते हैं या बिजनेसमैन हमारे पास आते हैं, उनको स्पून फीडिंग की जरूरत पड़ती है, उनको समझाने। और एज ए राइटर हमारी भी ड्यूटी ये बनती है कि अक्सर ये होता है कि नया मुर्गा देखो और हलाल किया जाता है वो, तो उसको बोलो कि भाई पहली फिल्म में छोटी फिल्म भी बना ले तू, 1.5-2 करोड़ 2.5 करोड़ की, इससे ज्यादा बढ़े मत। नहीं तो जो भी, क्योंकि अल्टीमेटली कितना ही आप परफेक्शन हो जाए, बहुत सुंदर सुंदर फिल्में फ्लॉप हुई और बहुत घटिया घटिया फिल्में हिट हुई है। तो ये किस्मत का जुआ तो है ही है। कंटेंट भले करेक्ट है, लेकिन फिर भी किस्मत तो लगती है साथ में। अभी अक्षय कुमार की आई थी वो जो सरायपट्टू का वर्जन था, वो बहुत सुंदर फिल्म बनाई। अक्षय ने अपने जीवन में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसमें। अभी तक इतना अच्छा परफॉर्मेंस किसी फिल्म में नहीं दिया था उसने, ओ माय गॉड के बाद। लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई। तो ये किस्मत भी साथ साथ वर्क करती है। तो ये हमको सिर्फ नए प्रोड्यूसर को ये गाइड करने की जरूरत है कि भाई उसको हमारी स्क्रिप्ट में हमको उसको वही स्क्रिप्ट वही सब्जेक्ट देना है जो 2-2.5 करोड़ में बन जाए। धीरज भाई आप बोले। सर मुझे लगता है कि देवयान ने जो सवाल किया उसका एक जवाब ये भी है कि मतलब प्रोड्यूसर से हम पूछ सकते हैं, हम उसके सामने ये रख सकते हैं कि सर देखिए कि इसमें कैटेगरीज हैं सर, ए B+B और उससे भी मतलब नीचे भी हम बजट वाइज उनको ये ऑप्शंस दे सकते हैं कि भाई आप किस बजट में बनाना चाहते हो, आप किस हीरो को लेके क्या की बात अगर करें। जैसे अभी सर ने बहुत अच्छी बात कही कि उनको बोलो कि भाई 1-1.5-2 करोड़ की ही बना, तो इतने मतलब इससे ज्यादा की खर्चा ही मत करो। तो क्या है कि किस जैसे कि कोई बड़ा स्टार आता है ना, तो वो तो होता है हाथी, अगर वो आया ना तो आपका मतलब देखा है तो प्रोड्यूसर का पूरा बजट हिल जाता है, क्योंकि वो अकेला 1 करोड़ अगर लेके स्टार आ रहा है ना, तो वो 1 करोड़ का खर्चा नहीं है, उसका 50 लाख का खर्चा तो और एक्स्ट्रा बढ़ा देता है कि मेरा मेकअप मैन ये रहेगा, मेरा ये रहेगा। जैसे कि कुछ लोग शॉर्टकट में भी हम कहानी को निपटाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि कोई बड़ा स्टार नहीं है तो वो तो हमारे साथ हमारा खाना खा भी लेगा, प्रोडक्शन का खाना खा भी लेगा, लेकिन बड़ा स्टार है तो उसके लिए चाहे वो कितनी भीड़ भी में भी हो ना, उसको पिज्ज़ा चाहिए तो आपको भले आपको मतलब हर एक चीज़ पे डिपेंड करता है बजट। तो उनको उनको आप बोल सकते हो कि सर आप कितने में बनाना चाह रहे हो हम अपनी कहानी को, क्योंकि कुछ बातें जो होती हैं जैसे कि कार में कही गई, अब मारुति 800 टकरा रही है हमारी कहानी में, तो वो मारुति 800 की जगह अगर वो सुजुकी भी हो सकती है या थोड़ा और बजट की भी हो सकती है, या उसको सीन को फिल्माने का। जैसे अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी सर, मैं स्क्रिप्ट भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, अरे पहले वाह। बेसिक लिरिक्स है, तो आज स्क्रिप्ट की चर्चा आपने शुरू की है तो गानों पे भी आते हैं। तो उसमें ये था कि सबसे पहले हमने एक एक्सीडेंट का शॉट था कि मैंने सोचा था कि एक्सीडेंट होगा यहाँ पे, और मेरे डायरेक्टर थे उनकी स्टोरी थी, तो उन्होंने भी ये सोचा था कि एक्सीडेंट कराएंगे। और फिर एक्सीडेंट करना मतलब अपने आप में एक बड़ा बजट कि एक्सीडेंट दिखाना, उसको रीटेक भी अगर 2 रीटेक भी हो गए आपके तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। पर प्रोड्यूसर के पास बजट नहीं था, हमने उस चीज़ को वॉइस ओवर में ख़त्म किया हमने क्योंकि वो शॉर्ट फिल्म थी। लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं हो सकता कि वॉइस ओवर में ख़त्म करें, पर उसमें एंगल्स डिसाइड होंगे फिर कि किस एंगल से लिया जाए कि वो एक्सीडेंट लग भी जाए और हमारा ज़्यादा पैसा बर्बाद भी ना हो। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं उस पर। तो आप ऑप्शन ये भी दे सकते हो कि खुला रखो अपने आप को पानी की तरह कि सर हम राइटर हैं, हम पानी हैं, आप जिस बर्तन में डालोगे हम डलने के लिए तैयार हैं।
हमारी कहानी, हाँ ये भी जरूरी है कि सर ने कहा कि कहानी भी वैसी ही दो जो 1.5-2 करोड़ में सच में बन सके। अब आप उनको 1.5-2 करोड़ के सामने माहिष्मती साम्राज्य की कहानी सुनाने मत बैठ जाना, क्योंकि ये सुनाओगे तो फिर वो तो वैसे भी, फिर वो ख्याली पुलाव हो गए वाली बात है। और वो आप ना जस्टिस आप कर पाओगे, ना कोई जस्टिस नहीं कर पाएगा उसके साथ। लेकिन हाँ, कि जैसे एक माला माल वीकली जैसी फिल्म है, तो उसमें जितने सारे आर्टिस्ट हैं, अगर हम देखा जाए तो वो उस जमाने में, जिस जमाने में बनी, लेकिन वो भी सारे नॉन आर्टिस्ट को लेके बनी। अगर उनमें से सारे नॉन आर्टिस्ट हटा के हम थिएटर आर्टिस्ट उठा लें सारे, तो भी वो फिल्म एज इट इज ही है। सर गलत कह रहा हूँ? मतलब वो एज इट इज ही है, मतलब उस फिल्म में उतना ही मजा आता, चाहे वो ओमपुरी की जगह कोई और भी होते शायद। क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट भी जब काम करते हैं ना, तो वो उतना ही जान डालते हैं, क्योंकि जिस तरह की फिल्म थी, उस फिल्म में जरूरत नहीं थी कि सारे स्टार्स ही भर दो, वो भी जरूरत नहीं थी। और हालांकि ये भी के है कि वो उस समय शायद उतने बड़े स्टार नहीं थे, वो बाद में उस फिल्म इतनी जो बड़े माइलस्टोन की वजह से सारे ही स्टार बन जाते हैं, तो वो एक अलग बात होती है। फिलहाल सर मैं एक बात छेड़ना चाहूँगा कि आप अपने मुखाबिन बिंदु से आप ये बताइए कि चर्चा एक शुरू करते हैं कि गानों की जगह स्क्रिप्ट में कैसे ज़रूरी है, क्या है। पहले एक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, फिर मैं भी सोचता हूँ, मैं भी बताता हूँ कुछ। इन लोगों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि गाने भी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं कि रेडीमेड गाने का आजकल बड़ा चलन हो गया है। मुझसे भी लोग बुलाते हैं और कहानी बिना सुनाए, बिना कहानी सुनाए कहते हैं, धीरज भाई कोई मुकड़ा पड़ा है कुछ ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा पड़ा हुआ गाना चाहिए तुमको? अरे पड़ा हुआ गाना क्यों चाहिए? सिचुएशन बता दो, मैं अच्छे से सिचुएशन पे लिख दूंगा। सारे डायरेक्टर्स ऐसा नहीं करते हैं, बट कुछ डायरेक्टर्स ऐसा करते हैं। तो गानों की जगह एक्चुअली कैसे इंपॉर्टेंट होती है, इस बारे में थोड़ी चर्चा करी जाए। देखिए, आज के दौर में जो फिल्म इंडस्ट्री के जायंट्स हैं, वो सिनेमा तो कोई बना नहीं रहा है, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अब टी सीरीज आपकी 70% फिल्में बना रहे हैं, तो उसके गाने जो है वो हर फिल्म में उसको डालना है पुराने, क्योंकि वो नई जनरेशन को बेचना है उसको। तो टी उसको सीरीज के मेरे कम से कम 13-14 गाने उन्होंने लॉक करके ले लिए हैं। वो कौन सी फिल्म में डालेंगे मुझे भी नहीं पता। नहीं, तो उनके पहले पुराने गाने ही उनको जो उनके हिट गाने हैं उसका रीपैकेज करके डालना है, वो कंपलसरी है। वो भी है, वो भी है। वो राइट राइट। कंपलसरी है, किसी भी कोई भी गाने भी फिल्म जो उनके पास है ना, आएगी उसमें किसी न एक उनका पुराना किसी, हिट गाना डालना है उनको। ये मैंडेटरी है किसी भी डायरेक्टर के लिए। पर गाने, मतलब हमारी इंडस्ट्री दुनिया भर में जानी जाती है गानों की इंडस्ट्री के लिए, है ना। बॉलीवुड इज अ सॉन्ग। सॉन्ग के बिना हमारी इंडस्ट्री का वो जो मतलब ईरानियन यूनिकनेस है सिनेमा वो। की अपनी लैंग्वेज हो गई, हंगेरियन सिनेमा की अपनी लैंग्वेज हो गई। हमारी हमारी कोई लैंग्वेज 100 साल में अभी तो हमारी सिनेमा की लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है कि लेकिन हमारी लैंग्वेज है हमारे गाने। गाना देख के कोई भी एक आउट, मतलब बंद किया हुआ है ऑडियो, विजुअल देख के बता सकता है कि ये बॉलीवुड की फिल्म है। जब वो झोपड़ी पे चारपाई से लगा के, तो सारे जितने गाने हैं आज तक के सारे गाने वो विजुअल देख के आदमी बता दे सकता है कि बॉलीवुड की फिल्म है। लेकिन जो गानों का इस्तेमाल हमारे गोल्डन पीरियड में हुआ, वो उस तरह का खूबसूरत इस्तेमाल करना हमारे डायरेक्टर्स भूल गए, या तो क्योंकि स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए गाने होते थे। अगर आप पुराने सारे शंकर जयकिशन या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या इंदिवर या इन सब के अगर इनके गाने देखे, हालांकि उस समय राज कपूर या इन सब जो देवानंद जैसे लोग थे, तो उसका प्रील्यूड जो है वो किसी सीन से निकल के आता था। तो वो गाना जो है उसका 2 मिनट तो प्रील्यूड चल रहा है, तब वो जाके गाने में मर्ज होता था, और वो गाना उस कहानी को अगले लेवल पर लेके जाता था। आज की तारीख में तो मतलब वो हीरो का बाप मरा है और वो सोनिए हर चैन, अरे भैया तू कहाँ पे क्या गाना डाल रहा है, उसका सिचुएशन से क्या लेन देन है। बड़ी मतलब वो अक्षय कुमार की ये सुराई पट्टू का गाने देख लो। अब महाराष्ट्र में रहने वाला बच्चा लड़का जो है
वो जो उसमें पंजाब के गाने कैसे गाएगा आदमी लड़का जिसका जीवन में पंजाबी से एक्सपोजर नहीं है, वो किसी भी क्षेत्र का हो, वो पंजाबी गाने ही गाता है हमारा हीरो, क्यों गाएगा भाई? लेकिन अब लोगों ने मान लिया इस बेवकूफी को कि यार ठीक है यार, हीरो पंजाबी गाना गाएगा भाई, कुछ ना कुछ करके गाएगा, लेकिन उससे उस कैरेक्टर की ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है। आप साउथ की फिल्में देख ले, जितने गाने आएंगे वो उस कल्चर से निकल के आते हैं गाने, भले वो आज की कितनी मतलब जितनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में आप देख लो, श्रीवल्ली देख लो या ये सारे गाने आप देख लो, ये गाने कहीं ना कहीं उस चीज को आगे बढ़ाते कहानी को, और वो गाने कहीं ना कहीं कल्चर से और उससे जुड़े हुए हैं। वो ये नहीं अचानक कोई पंजाबी गाना नहीं शुरू कर देता उनका हीरो, या उसके लफ्ज कहीं ऐसे नहीं आ जाते, लेकिन श्रीवल्ली जो है वो पूरे हिंदुस्तान ने क्या पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, क्योंकि वो उस एरिया का गाना है श्रीवल्ली के लिए, तो वो ऑनेस्टी जो है वो दर्शकों तक पहुंचती है, वो व्यूअर्स तक पहुंचती है। वो गाना जो है उस सिचुएशन को कैसे आगे बढ़ा रहा है, या पिछली सिचुएशन को कुछ उसमें नरेट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। गाने का मतलब सिर्फ मतलब कोई एक गाना उठा के किसी सिचुएशन में डाल देना फिल्म का गाना नहीं हो सकता। फिल्म का गाना उस फिल्म के सिचुएशन को आगे बढ़ाते हुए गाना हो, तभी उसका मतलब है, तभी उस गाने को लोग सराह पाएंगे फिल्म में। उस लड़की के कैरेक्टर में जरा भी नहीं है कि वो खर्ची है, लेकिन गाना है कुड़ी मैनू कहंदी जुत्ती ले दे सोनिया, या गुच्ची का ये दिला दे, इसका ये दिला दे, ब्रांड का दिला दे। वो लड़की पूरी फिल्म में कहीं नहीं कह रही मेरे को शॉपिंग करा दे, लेकिन वो तो इस तरह का है। और मुझे ऐसा लगता है कि और पूरी फिल्म मध्यम वर्गीय परिवार की है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर मुझे ऐसा लगता है, मतलब बाकी सबसे मैं ये कहूँगा कि स्क्रिप्ट में गानों की एक्चुअली जरूरत तब होती है जब आपकी कलम रुक जाए और आपकी कहानी को एक ब्रिज की जरूरत है, कि गाने मतलब कहानी को यहाँ से अब यहाँ ले जाना है, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। तो सबसे बढ़िया ब्रिज, सबसे बढ़िया माध्यम उस समय जो होता है वो होते हैं हमारे गाने। ये ये भरपाई के लिए एक्चुअली गाने अगर ऐसे यूज होंगे ना स्क्रिप्ट में, और मैं आप सबसे विनती करूंगा कि अपने स्क्रिप्ट में अगर आपको रिस्पेक्टफुल गाने चाहिए, तो पहले से स्क्रिप्ट में नरेशन के टाइम भी, सुनाने के टाइम भी स्क्रिप्ट में गानों की विशेष जगह खुद बनाइए। भले आप गाना लिखते हो नहीं लिखते हो, लेकिन आपको गाने के राइटर तो है ना, आप लिखते तो है ना, आपको ये तो समझ है ना कि आप प्रोड्यूसर से ये कह सकते हो, आप डायरेक्टर से ये कह सकते हो कि सर मैं यहाँ पर ना, ये जो लड़की की विदाई हो रही है ना, यहाँ पे बहुत सालों से विदाई का गाना कोई नहीं है सर, मैं एक गाना लिख रहा हूँ कि विदाई के लिए ऐसा आदमी को पूरे इंडिया को रुला के चला जाए और विदाई एंथम बन जाए। आप ऐसी चीजों टच करो ना। आप जिस चीज के बारे में गाने बन ही नहीं रहे हैं, लोग भूल गए हैं, लोग माँ बेटे का प्यार भूल गए हैं, लोग सारे रिश्ते नाते भूल गए हैं यार। भाई बहन पे एक फिल्म आई, एक रेडीमेड सी फिल्म बनाई उन्होंने, रक्षाबंधन, उसमें भी शायद अक्षय कुमार की जगह कोई और भाई होता तो मैं बहुत एक्सेप्ट कर पाता उस फिल्म को भी। तो मुझे लगता है कि रिश्तों के ऊपर गाने, सिचुएशन के ऊपर गाने, जैसे साउथ में, जैसे हमने एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा है श्रीवल्ली, वैसे गाने अभी मुझे भी कुछ लिखने को मिल रहा है, मौके मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो वहाँ के डायरेक्टर सर सच में कमाल हैं। वो जैसे काम निकलवाते हैं ना, वो मतलब मैंने आज तक कि वो मैं मेरे पास एक गाना आया जैसे, तो उन्होंने एक लिरिक इंग्लिश मीनिंग भेज दिया, कन्नड़ मूवी का था, इंग्लिश मीनिंग भेज दिया। तो मैंने बोला कि सर मैं मीनिंग वाइज ट्रांसलेशन नहीं करूँगा। उन्होंने बोला मेरा ये वीडियो बना हुआ है सर, ये सिचुएशन है, सेम ट्यून पे आप क्या लिख सकते हो। सबसे बढ़िया बात थी कि उसमें लिपसिंग नहीं थी। तो मैंने ऐसे भी और एक और कर रखा था, चिन्मय श्रीपदा का था, वो विजय देवराकोंडा उसमें वीडियो में थे, बट उसका जौहर साहब की वजह से, करण साहब की वजह से ये हुआ कि वो गाने का वीडियो रिलीज कभी हुआ ही नहीं। आज भी वो गाना आप अगर आप सुनेंगे, ये आपका नैनो की अग्जियाँ, चिन्मयी श्रीपदा ने गाया है, आप सुन सकते हैं। मिलियंस में ऑडियो ऑडियो पे लिसनर्स मिलियंस में हैं, हंगामा से लेके किसी भी उसमें बजाइए। वीडियो रिलीज नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, बट वो एक्चुअली काम करने में मजा आता है सिचुएशन पे, कि हाँ ये मैं वहां पर मैं देख रहा हूँ कि एक
डेड बॉडी पड़ी और तब वो वहाँ विदाई का सॉन्ग है। वो कितनी कितनी अच्छी, मतलब मैं ये चीज़ एक्चुअली वैसे रिवील नहीं कर रहा हूँ नाम के साथ, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हमारी कई बॉलीवुड मूवीज में देखने को मिल चुका है पुराने टाइम में, गोल्डन टाइम में। हाँ, हाँ। बट इतना अच्छा है कि एक लड़की की अर्थी उठ रही है, बट बैकग्राउंड में विदाई का सॉन्ग बजवाया है मुझे। हुँ। ऐसी कुछ कुछ कमाल ये सिचुएशन। बड़ी सुंदर बात कही धीरज भाई ने। आप सभी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये जो मेटाफरिक चीजें हैं ना, ये अगर आपकी स्क्रिप्ट में आप यूज कर लेते हैं तो आपके स्क्रिप्ट में 4 चांद लग जाएंगे। हम मेटाफर भूल ही गए हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सीधी सीधी बात कहने वाले की तू गधा है, लेकिन वो आप उसको किस प्यार से कह सकते हैं, किसी दूसरे घूम के कह सकते हैं। वो अगर हमारे मेटाफरिक चीजें हम डालें अगर फिल्म में, तो फिल्म की लेयर में बहुत ही सुंदर वो आएगा और आपकी डेप्थ बहुत अच्छी बन के आएगी फिल्म में। तो और यही मैं कह रहा हूँ कि सिचुएशन अगर आप लोग चाहते हो कि आपके स्क्रिप्ट के साथ वो गाने की कोई भी गाना डाल के अगर वो नहीं हो, मतलब बदतमीजी ना हो जाए, तो इससे बढ़िया है कि आप खुद सिचुएशन क्रिएट करके दो ना। जब आप खुद 4 सिचुएशन बना के दे दोगे ना, तो प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा 6 गाने डालेगा, तो ज्यादा से ज्यादा दो दो रेडीमेड गाने उठाएगा वो। हुँ। वैसे क्या होगा अगर आपने गानों की सिचुएशन का जिक्र ही नहीं किया, तो वो 6 के 6 रेडीमेड गाने डालेगा। और फिर रेडीमेड गाने जब लेगा ना मार्केट से, फिर आपसे छेड़खानी करने को कहेगा, आपसे कहेगा देखो यार राइटर साहब ये गाना मुझे मिला है, बहुत बढ़िया गाना चल रहा है मार्केट में, ये हिट हो जाएगा, ये हिट मटेरियल के साथ एक काम करो, ये इसकी सिचुएशन निकालो ना। अब आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो वापस बैठ के कि अब ये सिचुएशन निकालनी है, जबकि आपकी कहानी से कोई लेना देना नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसलिए पहले अगर आप सिचुएशन निकाल के जाओगे ना, तो वो बाध्य हो जाएंगे, वो नहीं कह पाएंगे कि यार ये सिचुएशन हटा दो। आप बोलो ये कहानी की मजबूरी है भाई, कैसे, और कुछ ऐसा गजब का कुछ निकालो ना कि वो भी लगे कि अरे यार हाँ यार ऐसा गाना आएगा तो मजा ही आ जाएगा। कुछ ऐसा कुछ सोचो, जैसे कुछ हमारे जैसे राइटर्स को भी काम दो। तो थोड़ा आप लोग अपनी स्क्रिप्ट में करेंगे तो बाकी जो लिरिक्स राइटर हैं उनका भी, सबकी दुकान चलती रहनी चाहिए, सबका अपना काम होता रहना चाहिए, है कि नहीं। जैसे अभी धीरज भाई ने कहा कि उसकी शव यात्रा पे चल रहा था और विदाई का गीत, तो ये इस तरह की चीजें जो है ना, 2 लेयर पे। अब मुझे मराठी का गाना याद है, लता जी ने गाया है। वो कहती है मालवून टाक दीप राजसा किती दिसात लाभला निवांत संग। वो बोलती कि बत्तियां बुझा दो, बहुत दिनों बाद हम दोनों अकेले हैं। मालवून टाकदीप राजसा किती दिसात लाभला निवांत संग। दूर दूर तारकात बैसली पहाटनाथ। दूर दूर मतलब तारांगण में देखो तो यूं लग रहा है कि जो सुबह की भोर है ना वो नहा रही है। राजसा किती दिसात लाभला निवांत संग, इतने दिनों बाद हम अकेले बैठे। और ये इतना मतलब श्रृंगार का गीत है, लेकिन ये जो फिल्माया गया है वो एक सैनिक की पत्नी उस अपने गोदी में अपने पति की लाश लेके बैठी हुई है, उसका सर लेके बैठी हुई है। अब आप इस सिचुएशन पे इस श्रृंगार गीत को करेंगे तो आपके आंसू ही निकलेंगे। तो ये गाने का प्लेसिंग और गाने का इमोशन और गाने का इंटेंशन, ये बहुत अच्छी बात की धीरज जी ने कि क्या उस सिचुएशन में गाना आएगा और वैसा ही आएगा तभी करेक्ट जाएगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। मैं पूरी तरह से ये एग्री करता हूँ कि अगर मैं जो 70s 80s की जो हिट फिल्में हैं, अगर वहाँ से मैं गाने निकाल दूँ, तो फिर मुझे जो अच्छे मोमेंट्स हैं उसको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी गाने का यूट्यूब में जो गाने आते हैं, अगर मुझे गाना अच्छा लग जाए और मैंने फ़िल्म ना देखी हो, तो मेरा जी चाहेगा कि मैं उस फ़िल्म को देखूँ ये जानने के लिए कि कौन से सिचुएशन में इस गाने को गाया गया है। और एक चीज़ मैं आप दोनों से शेयर करना चाहता हूँ, जो एक्सरसाइज़ हम यहाँ पे करते हैं कभी-कभार, वो एक्सरसाइज़ है बीच में हमने एक शुरू किया था कि हम एक गाने का वीडियो दिखाते थे। हमारे वीडियो मीटिंग में गाने का एक वीडियो दिखाते थे और उस वीडियो को देख के हम सोचने को बोलते थे कि इस वीडियो के ऊपर कोई एक मतलब शॉर्ट एक मूवी का एक कोई आइडिया मतलब ढाँचा एक क्रिएट करके बताओ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक गाना दिखाया, वो जो बहुत ही प्रचलित गाना था,
हाँ मुंगड़ा मुंगड़ा मैं मुड़ के चली, वो हेलेन का जो गाना था वो मैंने दिखाया और इनको सोचने को बोला। ठीक है, तो अलग अलग से कहानी की आइडिया निकल के आई और कहानी के आइडिया के साथ साथ वो उस गाने को कहाँ पे प्लेस किया जाए ये भी निकल के आया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक कहानी निकल के आया क्या कि वो ओरिजिनल फिल्म से हम आइडिया नहीं लेंगे, उस गाने से क्या पता चलता है, मुंगड़ा मुंगड़ा मैं मुड़ के मतलब मुंगड़ा क्या चींटी है, चींटी वो मतलब गुड़ खा रही है, मुंगड़ा मुंगड़ा मैं गुड़ की डली। तो एक लड़की खुद को गुड़ की डली कह रही है तो वो क्यों चाहेगी कि चींटी उसे खाए, इसका तो नुकसान है वो ना उसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो छुप रहा है, वो लड़की कह कुछ और रही है और होने वाला कुछ और है। तो हुआ क्या, मतलब कैरेक्टर कैसे बनाया, लड़की को हमने पुलिस वाली बना दिया। ठीक है, पुलिस वाली गा रही है और लोग उसको देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से वो वहाँ पे लोग बैठे रहेंगे, पुलिस वाली को सब पता है, उस हिसाब से वो फोर्स बुलाएगी और फोर्स आके मुजरिम को लेके जाएगी। ठीक है, इस तरह से होगा। और एक मतलब हाई पॉइंट रहेगा जहाँ पे ये वाला मतलब हिट गाना रहेगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आएगी मतलब विलेन की एंट्री आते ही वो लड़की को वो मार देगा। ठीक है, और अभी हीरो का काम होगा, मतलब हीरो जो पुलिस वाला होगा मेन, उसका काम होगा इस विलेन को ढूंढना, विलेन का काम होगा उस पुलिस वाले को ढूंढना। और जो दोनों की बीच की कड़ी थी वो अभी मतलब उसकी जान अभी खतरे में है। तो इस हिसाब से हमने बुना था और ऐसे कई सारे एक्सरसाइज हम बीच बीच में करते हैं। इसमें एक एक्सरसाइज देवांश सर मुझे लगता है और होना चाहिए कि हाँ जो जो भी जिनको हिट फिल्म जो भी फिल्में पसंद आती है, वो ब्लैक एंड व्हाइट एरा की हो, गोल्डन एरा की हो या अभी की हो, वो एक फिल्म को ही पकड़ ले और 1 महीने का टाइम ले और उस फिल्म का पूरा स्क्रीन प्ले डायलॉग सहित पूरी स्क्रिप्ट तैयार करे। अगर बजरंगी भाईजान है तो बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट कैसे होगी, उसके स्क्रिप्ट में डिटेलिंग क्या है स्क्रीन प्ले की, उसके डायलॉग्स की डिटेलिंग क्या है, कैरेक्टर्स की डिटेलिंग क्या है, वो पूरी स्क्रिप्ट हम अगर बाउंड स्क्रिप्ट तैयार कर लेंगे तो एक स्क्रिप्ट लिखने का फ्लो भी आता है और एक रेडीमेड फॉर्मेट जो स्ट्रक्चर आपको मिला है वो अपने आप में टीचर का काम करता है। आपकी बात पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हालांकि ये चीटिंग जैसा है, लेकिन जो भी अगर एक टास्क में अगर खुद से चीटिंग करेंगे आप, मतलब किसी और से तो चीटिंग करेंगे नहीं अगर आप चीटिंग करेंगे तो। लेकिन कुछ जैसे नेटफ्लिक्स खोलिए या आपके अमेजोन प्राइम खोलिए, तो उसमें ना जब आप कोई वेब सीरीज देखते हैं ना तो ऑडियो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है, आप उसको ऑन करके देखिए। वो जो स्क्रिप्ट में लिखा है ना एक्चुअली, वो वहाँ सुनाई दे रहा है। मतलब कोई डायलॉग बोलता है ना तो डायलॉग में वो लोग वो डिस्क्रिप्शन म्यूट होता है अपने आप, मतलब। और जैसे ये दौड़ के पीछा कर रही है लड़की, तो उसके प्रॉपर बैकग्राउंड में सुनाई देता है, लड़की इस वक्त उसका पीछा कर रही है, 10 कदम दूरी पर वो उसे दर्द पहुंचती है। फिर उसके बाद डायलॉग आता है। वो सुनने में बड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन हम राइटर्स के लिए एक्चुअली कच्चा माल है। तो उसमें आपको ना एक वो फ्लेवर मिल जाएगा कि एक्चुअली करना कैसे है, क्या चीज़ है, लिखने का जो सही तरीका है जो उसमें डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि जब आप वेब सीरीज़ या कुछ आप जब सबमिट करने जाएंगे किसी भी चैनल को, तो वो जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मांगते हैं ना, वो इसीलिए मांगते हैं क्योंकि ऑडियो डिस्क्रिप्शन में वो लोग भी डालते हैं उधर, वो आपकी लिखी हुई चीज़ को कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे पेस्ट करते हैं पूरी की पूरी वेब सीरीज़ में। और तो वहाँ पर आप लोग एक्सरसाइज के लिए वो भी देखिए, ज़रूरी है डिस्क्रिप्शन के साथ। मैं भी कभी कभी मज़े लेने होते हैं, कभी कुछ प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही जोन आउट रहता हूँ तो कुछ लगता है कि क्या है, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन ऑन कर लेता हूँ। और कभी और मज़ा लेना है तो डिस्क्रिप्शन ऑन ऑन कर लीजिए आप। और या तो मतलब डिस्क्रिप्शन लिख के भी आता है उसमें, उसमें आप चाहे तो कैप्शन में भी लिख सकते हैं, तो दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ऐसे ही है। बाकी बताइए और कौन, चांदनी बाकी कुमारी जी बहुत रिजेंट किए हुए हाँ, हैं। चांदनी प्लीज़ अनम्यूट कीजिए। चांदनी आप प्लीज़ अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए।
नमस्ते सर, आप सभी को नमस्ते। अच्छा लगा सुन के और इतना सारा टॉपिक पे जानकर सब कुछ। हम क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है आप लोगों का बात समझ के, सुनकर इतना कुछ जानने को मिला। आप क्या करती हैं चांदनी? गीत गीत लिखती है, कहानी लिखती जी, है? हम हाँ, तो कहानी भी लिखते हैं, लघु कथा भी लिखते हैं, कविता लिखते हैं। अरे वाह! तो आपका लिखने का क्या वो होता है, क्या प्रोसेस है? मेरा लिखने का प्रोसेस बस अपने भाव को रखते हैं सर, और क्या। कोई मंजिल नहीं है, बस लिखते हैं भाव को अपने। नहीं, मतलब कोई किरदार आप बनाती होंगी कहानी लिखते हुए भी, लघु कथा भी लिखते हुए, तो लघु कथा हाँ, सबसे लघु कथा मुश्किल तो काम बहुत होता सारे है। जो हमारे हमारे जीवनी में जो बीतते हैं, जो महसूस करते हैं, जो हमारे ऊपर बीते हैं, तो उसको लघु कथा बनाकर हम पेश करते हैं। बहुत सारे मंच में भी अपने लघु कथा को बोले हैं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। धन्यवाद। चांदनी जी आप हैंड डाउन कर सकती हैं। और आशीष ये जी आप अनम्यूट कीजिए। अच्छी अच्छी बात ये है कि उन्होंने एक वर्ड बोला, मंजिल नहीं है, तो मुझे लगता है तो कोई ना कोई होती है, लेकिन निस्वार्थ भावना से जो राइटिंग का जो सोल है ना, वो चांदनी कुमारी जी का अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हम बस लिखते हैं, तो जो लिखने में जो सुकून है ना, एक्चुअली हम सब यहाँ इसीलिए हैं कि वो बात ठीक है, कुछ लोग यहाँ प्रोफेशनल बन पा रहे हैं, पाए हैं, कुछ लोग बनना चाहते हैं, वो धीरे धीरे सभी प्रोफेशनल हो ही जाएंगे। तो प्रोफेशनल होना एक अपनी बात अलग है, लेकिन हमने वो प्रोफेशन चुना है कि जो हमारे दिल की इच्छा पूरी करता है। ठीक है, और कौन है? अकबर जी हैं, कौन है? किन? आशीष जी, हाँ, आशीष प्लीज। आशीष नमस्ते सर। बोलिए बोलिए अकबर भाई। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा। हाँ, मैं सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग ही करना चाहता हूँ। मैं नॉवेल फॉर्म में थोड़ा अच्छा लिख लेता हूँ, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग में और सीख रहा हूँ। 2-3 फिल्में लिख के रखा हूँ, ट्राई भी कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। मैं मुंबई, नवी मुंबई से हूँ, खारघर में रहता हूँ मैं। तो मैं अभी जो मुझे एक बहुत अच्छी बात सीखने मिली धीरज सर से कि नेटफ्लिक्स पर आप डिस्क्रिप्शन ऑन कीजिए, तो ये बहुत अच्छी चीज है सीखने के लिए। एक चीज मैं आपसे सर पूछना चाहता हूँ, परख सर, आप दोनों से, कि स्क्रिप्ट पढ़ने से अपना लिखने का स्केल अप बढ़ जाएगा, अच्छा होगा आगे चल के, स्क्रिप्ट पढ़ने से, जो फिल्मों की स्क्रिप्ट है। निश्चित तौर पर जब आप एक कोई बसा हुआ घर देखते हैं, तो हाँ, आप उसको घर में आपको पता होता है कि यार लाइट्स यहाँ लगी हुई है, सोफा कम बेड यहाँ रखा हुआ है, टेबल यहाँ रखा हुआ है, फ्लावर पॉट्स यहाँ रखे हुए हैं। तो ऐसे ही घर मेरा भी शायद होगा, तो मैं कुछ कुछ ऐसे रखूंगा, ले सोफा यहाँ की जगह यहाँ रख सकता हूँ, या ये जो बेड इन्होंने लगा ना गलत रखा है, मैं इस डायरेक्शन में रखूंगा, है ना। तो एक आपको आइडिया आता है, बनी हुई स्क्रिप्ट, बसा हुआ संसार है, उस संसार में आपको समझ में आता है कि यार ऐसा ऐसा कुछ कुछ हो सकता है जो मैं अपनी दुनिया में भी कर सकता हूं। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप जितना पढ़ेंगे फिल्म स्क्रिप्ट उतनी, और मैं तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि एक फिल्म देखिए और उसको बिल्कुल रुक रुक के, जैसे पुरानी दौर में कई सारे फिल्म मेकर जो वीएचएस से फिल्में बनाते थे फॉरेन की, उस अंदाज में उस पूरी फिल्म का स्क्रीन प्ले डायलॉग सहित सारा लिख डालिए एंड तक। फिर आप देखिए कि किस तरह से लिखने में आपकी तेजी आती है स्क्रिप्ट। अच्छा, शुक्रिया सर। दूसरा एक सवाल था मेरा, जैसे सीन मेरा नंबर 1 है, वो खत्म होता है, दूसरे सीन में चला जाता हूँ, तो ट्रांजिशन आज के जमाने में, आज के जो लिखने का दौर है, इसमें कट टू लिखना जरूरी है या नहीं लिखा तो चलता है? कट टू इज अ बेसिकली इंटरनेशनल फॉर्मेट है फिल्म स्क्रिप्ट का। कट टू या डिजॉल्व, या आप क्या लिखना चाह रहे हैं, वो डिजॉल्व है, कट है, हाँ, वो कट टू, ये इंटरनेशनल, क्योंकि स्क्रिप्ट कहीं भी जाएगी दुनिया में, एक फिल्म की स्क्रिप्ट, तो वो फिल्म की स्क्रिप्ट है, ये इसको डिसाइड करने के लिए फिल्म की स्क्रिप्ट का ग्रामर है।
तो वो वैसी ही होगी, तो ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, फ्री के भी मिल जाएंगे और पेड भी मिल जाएंगे, तो स्क्रिप्ट का फॉर्मेट में ही लिखे, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ न, मैं लिखता फॉर्मेट में ही हूँ। तो वो स्क्रिप्ट धन्यवाद के सर। फॉर्मेट में लिखिए, कट टू, सीन 1, हाँ एक्सटीरियर, इंटीरियर, टाइम। तो जब फिर प्रोडक्शन वाला जब निकालता है तो उसको समझ में आता है कि आज कितने सीन्स है, कौन सी लोकेशन है, डे के कितने हैं, नाइट के कितने हैं, लोकेशन के कितने हैं, तो वो वैसे सेग्रीगेशन में प्रोडक्शन को आसानी हो जाती है। अच्छा, हेलो, नमस्ते सर। थैंक यू सर। हेलो, हाँ बताइए। पराग सर, दिव्यांग सर और धीरज सर और सब फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे पास एक फुल स्क्रिप्ट थी, तो मैं कई प्रोडक्शन के वहाँ पर गया, तो सर कोई लोग अच्छी तरह से बात करते थे, तो कोई हमसे बात भी नहीं करते। तो सर उसको हमारे पास स्क्रिप्ट है, तो वो सेल कैसे हो सकती है सर? सर अब आपकी स्क्रिप्ट कैसी है ये तो मुझे नहीं मालूम कि कैसी है, और अगर आपकी स्क्रिप्ट आपको लगता है कि यार ये अद्भुत है, तो वो घूमना तो पड़ेगा, प्रोड्यूसर घूमना पड़ेगा। मैं कई प्रोडक्शन हाउस तक गया, लेकिन कोई बात करता है, लेकिन ऐसे नहीं कि मेरे पास फुल स्क्रिप्ट मौजूद ही है, मेरे पास सामने वो सर बैठे हैं, फिर भी वो ऐसे। राघव भाई, हेलो, सॉरी मैं आपको ऐसे रोक रहा हूँ, 1 मिनट। आप भी बोल रहे ना कि कोई ढंग से प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बात नहीं करता, वो करता। देखो, बहुत पैर घिसने पड़ते हैं, लोगों के चना चबाने पड़ते हैं। और सबसे पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको कि मैं भी ऐसे ही गया था, और जैसे अनिल शर्मा जी की जो ऑफिस है, उनसे धक्के मार के मुझे निकाल दिया गया। और मैं एक बार नहीं 1000 बार मैं इस मीटिंग बता चुका हूँ, इस ग्रुप में भी, और लोगों को मैं स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग देख चुका हूँ। शायद आपका भी नहीं देखा होगा, मैं भूल गया हूँ, लेकिन स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग का जो है कैसा होता है, वो मतलब राइटर लोग जानते ही नहीं। ऐसा नहीं कह सकते कि देखो, अगर किसी के पास हम नेक भी कमी छोड़ के जाएंगे ना कि अपनी में, और आप सामने वाले को बोलेंगे कि ये मेरे से ये सौदा है, आप खरीद लो, वो कैसे खरीदेगा भाई? हैं? अगर आप भी किसी चीज को लोगे या कोई जूता चप्पल खरीदोगे, 1 मिनट, आप तो छोटा बड़ा भी देखोगे, साइज देखोगे, आपके पैर में वो आ सकता है, नहीं आ सकता, तभी आप उसको पैरोगे। उनके दिमाग की वो कैसी स्क्रिप्ट बनाते हैं, हाई लेवल। वो डायरेक्टर को देखो, जैसे सूरज भारद्वाज जी जो फैमिली ड्रामा बनाते हैं, और एक्शन थ्रिलर, और संजय लीला भंसाली जी हैं जो अलग तरीके के बनाते हैं। ठीक है, उनके मूड के हिसाब से आप स्क्रिप्ट लेके जाओगे तो पक्का बिकेगा, बता दूं। और मैंने भी ऐसे मोटे ऐसे डायरेक्टरों के, राइटरों के भी, इनके साथ बड़े इनके साथ मैं भी काम कर रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ। मुझे फॉर्मेटिंग की नहीं मालूम, अब धीरे धीरे मालूम हो रही है, और जैसे ये सर आए बता रहे हैं और चीजें निकल के आ रही हैं, जो कुछ डाउट थे वो क्लियर हो रहे हैं। हेलो, मुझे क्या लगता है कि राइटर कौन है मालूम है? राइटर की भूमिका क्या है? जैसे एक परिवार में एक बहू की भूमिका होती है, ठीक है? एक ऐसी लड़की को सेलेक्ट करना जो कि आपके घर में आके आपका वंश आगे बढ़ाएगी, ठीक है? तो उस जो कि है ना, तो उस बहू की भूमिका, मतलब राइटर माँ है, तो माँ जिसके ऊपर जो खानदान का वंश आगे बढ़ाएगी। तो ऐसे में क्या है कि जब उस बहू को सेलेक्ट किया जाता है तो 50 चीजें देखी जाती हैं कि इसकी क्वालिटी। आदमी कद भी देखता है, बताओ, मतलब वो भी देखता है रंग गोरा है कि नहीं गोरा है, मेरा बेटा तो 6 फीट लंबा है, ये सब 5 फीट की कैसे ले आऊं, अगर 5 फीट के ले आऊं, पता लगा अगली पीढ़ी जो है 5 फीट की पैदा हो गई, फिर क्या होगा? तो वो उस लेवल तक देखता है। तो कभी कभी हो सकता है आपकी चीज बहुत अच्छी हो, लेकिन कभी कभी सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है। अभी आप संजय लीला भंसाली को जाकर गेंदा वसेपुर बेचने की कोशिश कर रहे होगे तो वो नहीं लेंगे, और आप अनुराग को मतलब प्रेम रासलीला और ये रामलीला बेचने को लोगे तो वो नहीं लेंगे। तो कभी कभी डायरेक्टर्स के भी मूड पर होता है ना। तो हमें पहले अपने काम पे भी ध्यान देना है, साथ साथ मुझे लगता है रिसर्च करिए। आप इसके पास जा रहे हैं ना, ऐसे नहीं कि एक दरवाजा खुल गया और मैं घुस जाऊं बस, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है इंस्टाग्राम से या कहीं से आपको किसी का लिंक मिल गया, या आपको पता चल गया,
एड्रेस गूगल पे मिल गया और आपने जाके दरवाजा खटखटा दिया, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर टाइम लेना पड़ता है, प्रॉपर धीरे 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 धीरे। देखिए जैसे पराग सर ने भी बहुत सारी स्ट्रगल की होगी, ऐसे तो नहीं वो वहां तक पहुंचे हैं। जब मैं अंदर घुस रहा था, मैंने जब पहली बार पहला मौका जब प्राप्त किया था ना, उसके लिए मुझे प्रोडक्शन असिस्टेंट बन के घुसना पड़ा था। प्रोडक्शन असिस्टेंट बन के मैं चाय पिला रहा था और वहाँ दूरदर्शन का एक शो बन रहा था। शो का नाम था जन्म नहीं, चिट्ठी तेरे नाम की। और उसमें चाय पिलाते पिलाते वो मैं डिस्कशन सारी सुनता था, और डिस्कशन सुनते सुनते फिर मैंने टाइटल ट्रैक लिखा और मैंने जाके डायरेक्टर सर को कहा। जब मैंने शुरुआत में बोला ना, वो सब मुझ पर हंसे कि अरे तू सुनाएगा गाना। जब मैंने गाना सुनाया तो खड़े होकर गले लगा लिया उन्होंने, और वो गाना फाइनल हो गया। उसके बाद भी प्रोडक्शन असिस्टेंट में मैं गालियां सुन रहा हूँ सेट पे, और मेरा नाम दूरदर्शन में टाइटल ट्रैक पे चल रहा है। टाइटल स्क्रॉल में गीतकार धीरज कुमार चल रहा है। मेरी जिंदगी का पहला क्रेडिट मुझे मिला था दूरदर्शन के सीरियल का टाइटल ट्रैक का, वो चल रहा है, और उधर कंटिन्यू शूटिंग में मैं गालियां सुन रहा हूँ। लेकिन उसके बाद फिर शो के राइटर आए और उन्होंने मुझे यूटिलाइज किया, उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने कहा कि अरे यहाँ क्या कर रहा है, तो अगर मेरे साथ रहेगा तो फिर उसी शो के मैंने लास्ट में कुछ एसोसिएशन में मतलब उनके साथ असिस्ट करके मैंने एपिसोड्स लिखे और मैं आगे की राइटिंग का प्रोसेस सीख पाया। तो एक अलग मैटर है, लेकिन आपको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जहां हम जा रहे हैं उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए इस समय रसगुल्ला और आप दही बड़ा लेके बैठे होगे, नहीं खाएगा भाई। समझ रहे हो आप? बिल्कुल सर, मगर मैं ये कह रहा था, मगर सर मैं ये कह रहा था कि अगर आप नवीन सर और आप बता रहे वो मैं मान रहा हूँ, मगर मेरा कहना ये था कि अगर दूसरा कोई ऐसा रास्ता है कि 1000 प्रोड्यूसर से बात करने की कोशिश करते तो सिर्फ एक व्यक्ति बात करता है और दूसरे लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो दूसरा कोई ऐसा रास्ता हो सकता है कि जिससे हम उससे जल्द से जल्द मिल सके। भाई साहब, रास्ता तो सिर्फ यही है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पूछोगे शायद हम लोग भी पता नहीं कहाँ होते, हॉलीवुड में भी होते हम लोग भी। मतलब अभी आप समझिए, मंजोगिया मेरा गाना जो हिट हुआ है अरिजीत सिंह का, वो गाने से पहले भी मेरे गाने आते थे। 71वां गाना है मेरा मंजोगिया, जब जाके वो हिट हुआ। सोचिए, सबसे पहले इस बात की लड़ाई थी कि मेरा गाना कोई ले तो ले। 5 साल लगे, ये कान तुरंत तरस गए थे, 5 साल लगे ये सुनने के लिए कि भाई मेरा गाना लिख दो। सुनाता था गाना, सब लोग कहते थे भाई बहुत अच्छा लिखते हो, लेकिन कोई ये नहीं कहता था मेरी फिल्म के लिए लिख दो। 5 साल बाद किसी ने अपनी तरफ से पहली बार कहा कि लिख दो। उसके बाद 10 फिल्म में गाने लिख दिए, 10 लोगों के एल्बम लिख दिए। फिर 10 रिलीज हुए, 20 रिलीज हुए, 25 50 रिलीज हो गए। फिर तड़प रहा था अरे कुछ हिट तो हो जाए। तो क्या होता था, मतलब 1 मिलियन तक पहुंच गया तो बहुत खुशी मनाते थे। फिर धीरे धीरे 5 मिलियन तक चीजें पहुंचने लगी, अरे 5 मिलियन पहुंच गया, ये तो मेरा सबसे ब्लॉकबस्टर है। लेकिन मार्केट में कहीं किसी से गया तो पूछा कि भाई ये गाना सुना है आपने, तो ये गाना सुनिए, तो अच्छा गाना भी है क्या, ये रिएक्शन। भाई 5 मिलियन कितने हैं, 50 लाख, 100 करोड़ की जनता में आप 50 लाख को सुना के आप ये नहीं बोलते सारे सुन लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब जाके 70वां गाना, 71वां 72वां गाना मेरा मंजोगी आया, तब जाके ऐसा लगा कि हाँ एक। लेकिन एक बात भी, लड़ाई फिर वही है कि फिर अब पराग सर आप जो किए हुए मतलब मैं क्या बोलूं, जब भी मतलब किए हुए कुछ भी काम है जो 20-25 और गाने पाइपलाइन में थे, अब जब मंजोगिया से छोटा वाला गाना रिलीज होता है ना, तो ऐसे लगता है कि यार अब ये कैसे बताऊं कि ये गाना भी मैंने किया है। और फिर अब तड़प रहे हैं उस बात के लिए कि हाँ अगले मंजोगिया जैसे कहाँ से कब आएंगे, तो वो भी आ रहे हैं, प्रोसेस में है। तो मेरे भाई रास्ता तो ऐसे ही तय होगा। 1000 दुकानें हैं तो हजारों में। आप एक बात बताओ मुझे, आपने जाल फेंका, आपने सीप निकाल लिए 1000, ठीक है, 1000 निकाल लिए। अब उसमें आपको चेक करना है कि किसमें मोती है। तो आप पहला चेक करोगे उसमें मोती नहीं निकला, दूसरा चेक करोगे उसमें मोती नहीं निकला, तो आप 100 चेक करके आप थक जाओगे और उसके बाद क्या आप मोती चेक करना बंद कर दोगे? क्या पता 101वें में हो। मैं कह रहा हूँ तो 99 में ना निकले
तो 1000वें में भी तो चेक करना पड़ेगा ना मेरे भाई। हाँ बिल्कुल सर। तो किसी में भी हो सकता है, जी और हो सकता है आपकी किस्मत भाई, जी होता है जी जी या हो सकता बिल्कुल, धन्यवाद। और दूसरा एक प्रश्न और था सर आपसे कि मेरे पास कई गाने लिखे पड़े हैं, तो सर पढ़े हाँ गलत पढ़े हैं तो मैं बहुत नाराज होता हूँ, पढ़े हैं सॉरी सर। मुझसे कि भाई ऐसा कोई गाना पढ़ा है तो दे दो, मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ, भाई पढ़े हुए गाने क्यों ले रहे हो तुम। तो पढ़े हैं शब्द, अपने अपनी राइटिंग की खुद की कदर करिए पहले आप। हाँ फिर बोलिए। मैं जी कई कई जी म्यूजिक डायरेक्टरों से बात करने की कोशिश करता हूँ, तो वो सब लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं और कहते कि इतने दिन बाद सेम सवाल कर रहे हो, वो सेम सवाल आप लिरिक्स में कर रहे हो। अरे राघव भाई, आप ये सोच रहे हो कि आटा तो मैंने परात में डाल दिया, आप पेट कैसे भरूं? निवाला तो उठाना रोटी तो बनाना पड़ेगी भाई साहब। जी सर जी, जी। कोशिश ये कर रहा हूँ शायद स्क्रिप्ट में या लिरिक्स में कहीं चांस मिल जाए। रास्ता वही है, रास्ता वही है, खंगाल नॉक करते रहना पड़ेगा। राघव जी, आपने गाना दिया, सुनो, ये लोग भी आए हुए हैं, चलो बाकी के ग्रुप के भी लोग सुन रहे हैं, आपको भी मुझे भी। आपने गाना दिया, मुझे दिया कि नहीं दिया, ये बताओ आप। ओके सर। हाँ हाँ, रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ? रिकॉर्डिंग आप तक पहुंची? नहीं सर, मेरे पास नहीं, मेरे तक नहीं पहुंची। अरे मेरे भाई, सिंगर ने गाया, 1 मिनट जी सर, देखो आप ये बोल रहे हो, मैंने आपको भेजा। उसमें प्रोसेस में है, गाना बनेगा, उसके वीडियोस बनेंगे, सब चीजें बन के उसके बाद तैयार होगी तो आप तक भी पहुंचेगा, सब कुछ होगा। अब बाकी लोग भी, बहुत सारे लोग हैं, सबको सवाल पूछने का मौका दे। ओके सर, कोई बात नहीं, मैं नवीन भाई से बाद में बात कर लूंगा। ओके, सबका थैंक यू वेरी मच। आप मेरा नंबर ले लीजिए, बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नवीन जी, ठीक है, नवीन गुड जी, इवनिंग। आपका एक सवाल था ना? मेरे सवाल थे, जैसे अभी लिरिक्स राइटिंग पे बात हो रही है, जैसे मैं भी लिरिक्स राइटर था, मेरे पापा ने खुद मुझे थप्पड़ मारा, वो गाना मेरा रिकॉर्ड भी हो गया यूट्यूब पे, मैंने बताया कि ये गाना मेरा था। फर्क इतना था, उसमें मेरा काम नहीं था, पैसे वगैरह सब मिल गए, जैसे इतना फर्क था, मेरा नाम चल कहीं झूठ बोल रहा, अब ये भी सीख गया तू। जब उन लोगों ने बताया कि हाँ ये गाना इसी ने दिया था, वो धुन फिल्मी थी, सुखविंदर सिंह ने जो गाना गाया चलते चलते में, कि लाई भी ना गई निभाई भी ना गई, वो धुन मुझे दी गई, तो मैंने वो गाना बनाया था कृष्ण भजन में, श्याम शाम रे ओ मेरे श्याम शाम रे, तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा। ये गाना लिखा, और मैं जब जगराता करता था, पहले जगराता की लाइन में था, तो मैं अब फिल्मी और वैसे जैसे लखा जी गाते हैं उन गानों को रिपीट करता था, लेकिन हमारे जो भीड़ नहीं जुटा पाता था मैं जैसे जो होती थी। और मुझे कुछ, फिर मैंने कहा कि जो कोई अपनी लिरिक्स लिखूं, अपना जो भजन बनाऊं फिल्मी गानों पे, मैं इस लाइन में पढ़ा, तो मैंने एक देहाती सॉन्ग सुना था, पानी वाली पानी प्या दे, तू अलबोल खड़ी होगी, तो उसकी धुन में आपको बताता हूँ। पानी वाली पानी प्या दे, तेरे छोरी पानी प्या दे, ओ पानी वाली पानी प्या दे, तू अलबोल खड़ी होगी, एक कुएं का नीर पड़ जा ठाके डोल खड़ी होगी। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धुन अच्छी लगी, पर मैंने ये गाना लिखा शेरा वाली का, शेरा वाली मेरा वाली, शेरा वाली मेरा वाली, ओ शेरा वाली मैया एक काम कर दे, सारी दुनिया में मेरा नाम कर दे, शेरा वाली मेरा वाली। तो अंतरा फिट बैठ रहा है, लाइन सही बैठ रही है, तो तालियां पिटी हैं, और फिर मुझे जगराते में मौका मिला आगे आगे भी। ठीक है, एक गाना लिखा था मैंने, गौरी के लाल लाडले महिमा तेरी मान, ब्रह्मा विष्णु तुझे मनाए पूजे सारा जान। तो ये गाना यूट्यूब पर देख रहे ना, लखा जी ने गाया था, तो मुझे बोला गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हटा दीजिए, इसमें से ब्रह्मा विष्णु महेश को हटा दीजिए, और मैं खाली ये लिख रहा हूँ कि गौरी के लाल लाडले महिमा तेरी महान। तो वो अच्छा गाना बना। तो संगीतकार भी अपना वो, जैसे अंतरा ऑफलाइन मीटर में जो बैठता है, धुन में जो मीटर बैठता है, वो ही लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि विदाई का कुछ गाना, राघव भाई जी, मेरा आपको सवाल है, मैं आपसे बोलूँ कि विदाई का मुझे गाना चाहिए, जैसे मान के चलो मैं सनम में वफा का सावंत कुमार डायरेक्टर हूँ, ठीक है, तो आप क्या दोगे? बाबुल की दुआएं देती जा तुझको सुखी परिवार मिले, लेकिन मेरी जान चली दुश्मन के घर, रब खैर करे रब खैर करे। क्योंकि वो गाना क्यों लिया फिल्म में? क्योंकि वो कहानी यही है, कहानी के हिसाब से, समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल। हेलो, हाँ, तो कहानी के हिसाब से गाने लिए जाते हैं। जैसे दिलवाले में
तो समीर जी ने गाने लिखे, और कुली में लिखा मैं तो रास्ते से जा रहा था बेलपूरी खा रहा था, क्योंकि वो कैरेक्टर वही था। कुली का काम क्या होता है, बेलपूरी रास्ते से जा रहा था बेलपूरी। और दिल वाले में साजन में अलग टाइप के गाने थे, क्योंकि समीर जी वो खुद थे जैसे लिखते हैं लिरिक्स राइटर, वो गजल वगैरह, वो आस्की में अलग वो थे, आस्की में अलग गाने, वो क्योंकि आस्की नाम है इसका, ठीक है, मूवी का। तो ये गाने, तो इसको समझिए अपने आप को। जी सर बोलिए। बहुत सारे लोगों ने हाथ रेज किया है, बोलने दीजिए सब लोगों को। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं अभी रिसेंट का एक किस्सा सुनाता हूँ। पहली बात तो बॉलीवुड के जितने भी प्रोड्यूसर हैं ना, उनको नए राइटर पे भरोसा ही नहीं है। संजय भाई एक इसमें हूँ, जूम कॉल में हूँ, आपको करता हूँ। नए जितने भी प्रोड्यूसर है, उनको नए राइटर पे भरोसा ही नहीं है। अभी मेरे साथ एक किस्सा हुआ था। एक प्रोड्यूसर को मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आया, मैंने बोला बाउंड स्क्रिप्ट रेडी है, तो बोला हम बड़े राइटर से लिखवाएंगे, उसका नाम और विकास बहल है डायरेक्टर, उनसे हम डायरेक्ट करवाएंगे, वो इस जॉनर की मूवी बनाते हैं। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं ज्वाइन हो जाऊंगा करके। फिर उन्होंने छोड़ दिया, 6 महीने चले गए उस बात को, और उन्होंने एक कांटेक्ट नंबर दिया था कि वो तुम्हारे स्टेट का ही है, उनसे एक बार मिल लेना आप करके। तो मैं उनसे बात करता रहा, तो बोला यार वो तो अभी मना कर रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट उनके पाइपलाइन में है, उनका असिस्टेंट है, उसको भी बोला मैंने डायरेक्ट करने के लिए, वो भी मना कर रहा है। फिर उन्होंने मुझे मेरे स्टेट के किसी व्यक्ति का नंबर दिया था, उसको जाके मैं मिला, तो वो भी कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, मतलब नया राइटर सुन के। तो मैंने फिर उनको सुनाया, कहा कि सर आप एक बार सुन लो कि कैसे कैसे मेरी सिंगल कैरेक्टर की फिल्म है, एक ही लोकेशन, एक रूम है, उसके अंदर पूरी 2 घंटे की फिल्म है। तो वो भी शॉक हो गया कि एक ही कैरेक्टर पे 2 घंटे में एक रूम में तुम कैसे दिखा दोगे। तो फिर मैंने उनको नरेट किया पूरा स्टोरी, और एज अ डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया कि मैं ऐसे ऐसे करके उसको लूंगा, और उसके पीछे का लॉजिक बताया। और मैंने बोला फिर मैंने कहा कि ये माइथोलॉजिकल को मैंने मॉडर्नाइज किया है। जब पूरी स्टोरी उन्होंने सुनी ना, फिर वो इंटरेस्ट लेके सुने, और मैंने एक क्वेश्चन किया कि आपको कहीं से भी लगा कि इसमें माइथोलॉजिकल है, तो बोला नहीं मेरे को तो नहीं लगा। फिर मैंने उनको कनेक्शन बताया कि माइथोलॉजी किस तरीके से है इस फिल्म में। फिर वो इतने इंटरेस्टेड हो गए अभी, तो उन्होंने कहा कि इसको डायरेक्ट कौन करेगा। मैं बोला सर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं शूटिंग स्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ, आप कहो तो मैं शूटिंग स्क्रिप्ट भी आपको दिखा सकता हूँ। मेरी प्रिपरेशन पूरी थी, मैंने उनको लोकेशन के भी कुछ इमेजेस दिखा दिए। फिर उनको इंटरेस्ट आ गया, तो उन्होंने विशाल जेठवा है एक एक्टर करके, जो मर्दानी 2 में शायद विलन है, तो उसको कॉल लगाया और उसको बोला कि इसको नरेट करो। तो उसको मैंने फोन पे नरेट किया, तो वो एग्री कर गया कि मैं करूंगा ये फिल्म करके। फिर किसी डीओपी को लगाया, फिर कोई आर्ट डायरेक्टर को लगाया, सबको मैंने कहा। तो अभी अगले हफ्ते उन सबको इधर बुला रहे वो मेरे पास कि आप लोकेशन वगैरह रेकी करवा लो उनसे, क्योंकि लोकेशन भी मैंने ऑलमोस्ट ध्यान में ही है मेरे सारे। अभी जो प्रोड्यूसर 6 महीने से मुझे लटका रहा था, तो इसने उसको डायरेक्ट फोन किया कि यार एक कॉन्सेप्ट आया है हमारे पास, ऐसा ऐसा है करके। तो ये बोला ये तो मेरा ही कॉन्सेप्ट है, मतलब ये राइटर ने लिखा है, ये तो मेरे पास आया था पहले। तो फिर वही प्रोड्यूसर का मेरे पास कॉल आया कि यार तुम्हारा तो बाउंड स्क्रिप्ट सब रेडी था, ये वो खुश हो गया है अपना जो दूसरा बंदा है, तो एक काम करो इसको मैं ही प्रोड्यूस करता हूँ, और वो जो सुन रहा था हम दोनों जो जॉइंट में प्रोड्यूस करेंगे, और डायरेक्ट भी अब आप ही करो करके। तो पहली बात, नए राइटर पे भरोसा ही नहीं है। वो फिल्म मेरी अभी फ्लोर पे जा रही है, अक्टूबर में उसका शूट स्टार्ट होगा, अभी प्री प्रोडक्शन पे सब वर्क चल रहा है उसका। तो मुझे लग रहा है मेरा बहुत भाई बहुत बधाई आपको। और यही चीज हिदायत भाई से समझने की है कि लगे रहना पड़ेगा, हारना नहीं है। अगर आपको भरोसा है कि मेरे पास सोना है, डायमंड है, तो उस डायमंड को बेचने के लिए सही जोहरी मिलेगा, विश्वास रखे वो पहुंचेगी चीज। और हाँ आपने सर, जो आपने बोली ना बात, वो तो आपने अपनी बात को खुद ही काट दिया विरोधाभास। कि आपने कहा कि नए राइटर्स पे भरोसा नहीं है, लेकिन एक ने भरोसा नहीं किया तो आप सबको नहीं कह सकते। दूसरे ने भरोसा किया ना, तभी तो आपको मौका मिला। लेकिन आप देखो, आप लगे रहे तो आपका काम मिला, आपको मिल रहा है ना काम, आप कर रहे हो, इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट ऐसा नहीं है कि लोगों को भरोसा ही नहीं है,
भरोसा बहुत सारे, देखो सबको अच्छी चीज़ें चाहिए, अगर अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो हो सकता है भरोसा डगमगा रहा है। मैंने बोला ना कि अगर किसी को मतलब अपने घर की बहू बनाने जैसा है तो थोड़ा तो आदमी देखेगा ही ना, थोड़ा तो उसका दिल दिल धक धक करेगा ही। लेकिन फिर भी एट एट द एंड आप को काम मिलता ही है, और यहाँ से नहीं तो वहाँ से, वहाँ से नहीं तो यहाँ से, जैसे अभी आपको मिला है वो बहुत अच्छी बात है। वही आगे सर, बट वो लोग है ना 6 महीने 12 महीने ऐसे ही निकाल देते हैं फिर। भाई साहब ये तो बहुत जल्दी है, ये 3 साल भी हो सकता था और 5 साल भी हो सकता था। मेरी कहानियां पढ़ी हैं लोगों के पास में। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। सब रखना पड़ेगा। आशीष जी आप अनम्यूट कीजिए, अपने सवाल पूछिए। आशीष जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सभी को। आशीष त्रिपाठी हूँ मैं। धीरज जी, पराग भैया, नमस्कार सभी को। शायद आप लोग मुझे पर्सनली ना जानते हो, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मेरा सवाल कुछ ये है कि जैसे मान लीजिए अपने पास एक पूरी स्क्रिप्ट रेडी है, ठीक है, सारी चीजें स्क्रिप्ट से रिलेटेड सारी चीजें रेडी है अपने पास। अब हमें प्रोड्यूसर को अप्रोच करना है। प्रोड्यूसर को अप्रोच करने के लिए स्क्रिप्ट के अलावा हमारे पास और कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जो हम अप्रोच करने जब जाएं तो उनको बताएं। जैसे अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो पूछेंगे कि हम ये मान लीजिए सीरीज या कोई वेब सीरीज आप बना रहे हैं, तो जैसे मैं एज फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोकेशन, वो तो पूछेंगे ही लोकेशन क्या रहेगा। और उसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ अपन कौन से OTT पे निकालेंगे या किस चैनल पे डालेंगे, ये भी। तो इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो हमारे पास रेडी होनी चाहिए? बेसिकली एक राइटर के पास अपनी बाइंड स्क्रिप्ट होना चाहिए। उसके अलावा और एड ऑन में अगर चाहे तो आप सिर्फ अपने कुछ फोटोग्राफ सजेशन में ले सकते हैं कि इस तरह की लोकेशंस होंगी, इस तरह के कैरेक्टर्स होंगे। इसके अलावा राइटर की और कोई ड्यूटी नहीं है कि क्या लेके जाना है। उसका दिमाग जो है ना, सिर्फ वही लेके जाना है और कुछ नहीं लेके जाना है। एक सवाल और था कि जैसे मान लीजिए अब हम उनके पास अगर जाते हैं तो मैंने कुछ लोगों से अप्रोच किया इस विषय में, तो वो बोलते हैं कि कहाँ वो करोगे, कौन से चैनल में करोगे। अगर हम उनको चैनल बताते हैं या OTT का कोई प्लेटफॉर्म बताते हैं तो वो बोलते हैं कि पहले वहाँ से LOI लेके आओ। अभी हम अगर वहाँ से जाते हैं, मैं क्लियर कर लूँ धीरज भैया, क्लियर कर लूँ, फिर आप मेरे को समझा देना। थोड़ा मेरे को डाउट उसी चीज में हो रहा है। अगर हम उनको बताते हैं कि इस OTT में यहाँ हम वो करेंगे, तो वो बोलते हैं कि वहां से पहले वो करके लाओ, LOI करके लेके आओ, लेटर ऑफ इंटरेस्ट या कुछ लिखवा के लाओ कि हाँ हम ले रहे हैं। क्योंकि उनको हो सकता है कि विश्वास ना हो कि नया राइटर है, इसको कौन क्या कैसे झूठ तो नहीं बोल रहा है। अब जब हम इधर प्लेटफॉर्म से बात करते हैं तो वो सबसे बड़ा सवाल ये करते हैं कि एक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है। अरे हमारे पास एक्टर प्रोड्यूसर ही होते तो हम क्या आपके पास अभी ऐसे भीख मांगने थोड़े। तो वहां मेरे को थोड़ा एक चीज का ये मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं करूं क्या, इधर जाऊं या इधर जाऊं। अभी बजट मेरे पास, मैं अगर मेरा पहला प्रोजेक्ट है, मतलब पहली सीरीज है और है ही, वो ऑब्वियस सी बात है, हम यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस डालते रहते। अभी मैं करने वाला हूं, जो मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो बड़ा प्रोजेक्ट है वेब सीरीज का। तो उसके लिए मैं उतना एक्सपीरियंस तो है नहीं उससे रिलेटेड मेरे पास। तो उस विषय में अगर मैं उनके पास किसी प्रोड्यूसर के पास जाता हूं तो वहां मैं फंस जाता हूं कि मैं और क्या चीजें, जैसे कुछ लोगों ने नई चीजें बताई, पिच डेक बना के ले जाओ और उसमें क्या क्या, मतलब मैं वहां पे कंफ्यूज हो गया। तो थोड़ा सा इसके विषय में बताइए। आप राइटर हैं या डायरेक्टर हैं? मैं एक्चुअली राइटर हूं और मैं सोच रहा हूं कि उसके डायरेक्ट भी मैं ही करूं, क्योंकि फिर तो आप ये मेरा थॉट है। इस पे हम कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। जो रास्ता आप अख्तियार कर रहे हैं वो करेक्ट है। अगर राइटर है तो OTT से LOI लाना और ये लाना, ये प्रोड्यूसर का काम है।
अगर आप प्रोड्यूसर ऐसा ढूंढ रहे हैं जो आपने आसपास ही पकड़ा हुआ है, कोई बिल्डर या कोई बिजनेसमैन, तो वो एलओआई की बात करेगा। एलओआई लाना कोई आसान काम नहीं है भाई साहब। ये बड़े बड़े यहाँ पे जो प्रोडक्शन हाउसेस है ना, मतलब पैनोरामा जी पिक्चर्स और टी सीरीज, और इनको भी उतनी मशक्कत करना पड़ रही है, तो हम और आप नहीं ला सकते। और पहले एक साधे सब सधे, अगर आप राइटर हैं तो पहले राइटर बन जाइए। मैं सोच रहा हूं कि डायरेक्ट भी कर लूं, अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा रोल भी दे दोगे तो क्या प्रॉब्लम है। वैसे मैं गाने भी लिखता हूं भाई साहब, मैंने मतलब प्रयाग संगीत सम्मेलन से मैंने बीम्यूज भी किया हुआ है। नहीं तो नहीं, ये आदमी को समझ में नहीं आता है कि ये आया क्यों है। नहीं, मैंने ये चीज और किसी को नहीं बोली है, मतलब किसी और ये से नहीं, बोलना भी नहीं, ये आपके बोलना भी नहीं किसी को। क्या है, पहली नया आदमी, नया एक फिल्म या एक वेब सीरीज बनाने का खर्चा मतलब मिनिमम 2 करोड़ तो है। 2 करोड़ में एक नए आदमी पे लगा दूं, उसके लिए मेरे को भरोसा हो तो कि डेडिकेटेड क्या है। ये बोलता है मैं डायरेक्ट भी करूंगा, मैं एक्टिंग भी कर लूंगा, मैं राइटर भी हूं। भाई साहब मैं हार्डकोर राइटर हूं, पहले राइटिंग में नाम कर लो, फिर सोचना कि डायरेक्शन कर लो, जैसे रूबी भाई ने किया। जी ठीक ठीक है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब खोए। थैंक यू सर। बिल्कुल जी सर, जी बढ़िया बात बोली, बिल्कुल थैंक यू। और राहुल जी, दिव्यांग जी, राहुल जी का और अपना सवाल पूछ लीजिए धीरे आराहत धीरे। जी आप हाँ आराहत जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी सर। सर सभी को नमस्ते। हेलो। नमस्ते। हाँ जी, आ रहा हूँ, नमस्ते। जी जी सर, हरान, मेरा नाम नयात अली है। जी जी हरान, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, उनको हमारा नमस्ते और प्यार दीजिएगा। जी सर, जी सर, उन्हें बोले कि देखना है ऐसे बोल के तो दिखा रहा था सर फोटो। सर आप लोग जो एक बात बोले ना सर, मेरे को बहुत पसंद आई कि जैसा आप स्टोरी लिख रहे हो तो उसमें कहाँ पर गाना आएगा और उस गाने को लिखना है, पूरी तैयारी करना है। मैं एक स्टोरी लिखा सर, उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा था मैं, जब तक गाना नहीं लिखा उसका। उस गाने को लिखा हूँ, उसके बाद ही स्टोरी आगे बढ़ी। उसके बाद फिर एक गाना आया उसी स्टोरी में, तो मैं दोनों गाना लिखा सर। उसके बाद ही वो फिल्म मतलब स्टोरी पूरी हो पाई। उसमें 2 ही गाना है जी सर। तो मेरे को अच्छा लगा कि मैं मतलब आपके ही बताए हुए नक्शे कदम में चल रहा हूँ, मतलब वैसे ही लिख रहा हूँ। ऐसा एहसास हुआ कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ। आपकी बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं सही लिख रहा हूँ ऐसे। क्या जी बात सर। है। और ये बहुत अच्छी बात कही हरान आपने, कि लिखते लिखते हमको समझ में आ जाता है कि हाँ यार ये अच्छा बन रहा है, जी सर, जी और लिखते लिखते समझ में आ रहा है कि कहीं जा नहीं रहा है गुरु ना मामला। जी सर। स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं रही थी सर कि मेरे को वहाँ गाना डालना ही पड़ेगा। गाना हाँ, उस सिचुएशन में गाना डालूंगा तभी स्टोरी आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरे को फील आया। तो मैं उसके लिए गाना ढूंढा कि कैसा गाना होना चाहिए, फिर उसका गाना लिखा। फिर उसके बाद एक मोमेंट फिर आया, उसमें भी फिर गाना ही चाहिए था सर, तो फिर उसमें भी गाना डाला। फिर उसके बाद ही आगे बढ़ पाया, फिर पूरी कर पाया उस स्टोरी को। चलो 2.5 बधाई हो घंटे की आपको एक फिल्म। कंप्लीट स्क्रिप्ट की। जी एक कंप्लीट स्क्रिप्ट की बधाई हो आपको। जी सर, जी सर। सिर्फ स्टोरी लिखा हूँ सर, अभी उसका स्क्रीन प्ले नहीं लिखा हूँ। आधा है, अधूरा है वो स्क्रीन प्ले, लेकिन स्टोरी लिख लिया हूँ सर। बहुत बढ़िया बात है कि आप दोनों चीजें लिख लेते हो। जी सर, जी ये आप धन्य हो इस चीज के लिए। ब्लेस्ड जी हो सर। और इसको ऐसे ही बरकरार रखो, और अच्छा है, बहुत अच्छा काम करो आप। जी सर, मैं एक और सवाल पूछना था सर कि जैसा जी। स्टोरी नरेशन करना है बोलते हैं, तो कैसे तब मतलब उसको नरेशन किया जाए कि पूरी स्टोरी सुनाई जाए कि मेन जैसा कुछ पार्ट्स होते हैं उसको बताया जाए सर, जैसा स्टोरी नरेट करने में। धीरज भैया, जी सर। भाई साहब एक बार मैंने रामू जी से पूछा था, राम गोपाल वर्मा जी से,
कि व्हाट इज, आप किस तरह से नरेट करते हो, क्या है फिल्म आपके हिसाब से, किस तरह से नरेशन किया जाता है। जब मैं नया नया आया था और रामू जी ने मेरे को बहुत बढ़िया जवाब दिया था, और उसके हम सब विटनेस हैं कि जब हम बचपन में सोते थे और दादी और नानी कहानी सुनाती थी तो डॉल्बी डिजिटल में आवाजें भी सुनाई आती थी कि इधर उधर से राजकुमार आता है घोड़े पे, टकड़क 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 टकड़क, फिर वो राजकुमारी घबराती है, और ये सारे विजुअल्स हमको वो आधी नींद में क्लियर दिखते थे। यही आर्ट ऑफ नरेशन है, बस और कुछ नहीं है। जी सर, मैं जब स्टोरी लिखता हूँ ना सर, तो मैं पूरा मतलब उस तस्वीर सामने आ जाती है कि हाँ ये होगा, फिर ये लोकेशन आएगा, ये ऐसा होगा, फिर मतलब पूरा पिक्चर मेरे दिमाग में बस जाती है कि हाँ ये ऐसा होगा। दादी और नानियों से सीखना चाहिए नरेशन का आर्ट। जी सर। तो जी जैसे सर, तस्वीर जो दिमाग में आ जाती है ना, वही चीज आपको नरेशन के टाइम बना के रखनी है कि सुनाते वक्त सामने वाले की भी तस्वीर छप जाए। और दूसरा पॉइंट सर के उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि सुनाते वक्त ये भी जरूरी है कि हम किसे सुना रहे हैं। हम हीरो को सुना रहे हैं तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा, हम प्रोड्यूसर को सुना रहे हैं तो ओवरऑल सारी चीजें पॉजिटिव देनी है, लेकिन हम हीरोइन को सुना रहे हैं तो फिर ऐसे सुनाओ कि उसको पसंद आना जरूरी है उस समय टास्क ये हो जाता है कि जिस एक्टर को आप सुनाने गए हो, जिस आर्टिस्ट को, क्योंकि प्रोड्यूसर तो आपको बिठा देगा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको बिठा देंगे, आर्टिस्ट के साथ सामने बिठा देंगे, लेकिन वहां पर सारा का सारा करना है, तभी आपकी फिल्म शुरू हो पाएगी, है ना। तो कि ऐसा ना हो कि अगर जैसे दो हीरो हैं आपकी फिल्म में, तो थोड़ी मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम बेईमानी करनी है कि नहीं हमने पूरा ही झूठ बोल के चले आए, नहीं, लेकिन कम से कम उसको उसका पार्ट अच्छे से सुनाओ और बाकी पार्ट जो है वो सुनाओ, लेकिन उसको थोड़ा जंप कट्स में जाओ, थोड़ा उसको मतलब क्लियर करो कि स्टोरी में क्या चल रहा है, लेकिन सीन्स खोल के जो सुनाने हैं वो आपको जिसके सामने बैठे हो, जिस आर्टिस्ट के सामने, उसके हिसाब से सुनाना पड़ेगा, है ना। तो और फिर कभी नरेशन लेने के लिए हो सकता है कॉस्ट्यूम डिजाइनर आपको के सामने भी नरेशन होगा, और आपके क्या डीओपी के सामने भी नरेशन होगा। तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू आप ये ध्यान में रखो कि इसको मुझसे क्या सुनना है, इसको मुझसे क्या चाहिए, तो बोलते वही चीज मैक्सिमम बोलो जो सामने वाला जो ढूंढ रहा है आपकी पूरे नरेशन में, क्योंकि जो सामने वाला नहीं ढूंढ रहा है अगर आप वो भी सुनाओगे तो उसके लिए कहानी पूरी की पूरी बोरिंग हो जाएगी। ये इसको बहुत आसान तरीके से अगर आराम भाई मैं बताऊं, जो बहुत अच्छी बात कही धीरज भाई ने, कि मान लीजिए एक सीन है, हीरो हीरोइन साथ में है और उनके सामने जीवन में कोई क्राइसिस है, मान लीजिए कि हीरो विदेश जा रहा है और अब वो वापस आएगा कि नहीं ये डर है हीरो को। तो अगर आप हीरो को सुना रहे हैं तो हीरो बड़े एहसास के साथ देखता है अपनी हीरोइन को, वो मान लीजिए नेहा को देखता है और फिर मन ही मन सोचता है कि इसको बताऊं ना बताऊं, इसको कैसा लगेगा, क्योंकि वो उसको तहे दिल से चाहता है। तो वो उसको बोलता है भरोसा रखो मैं जल्दी वापस आऊंगा। अब हीरोइन को अगर आपको सुनाना है तो हीरोइन नेहा उसकी तरफ देखती रहती है और उसको लगता है कि ये वापस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो उसको दिलोजान से चाहती है। वो उसके आंखों में सवाल लेके उससे पूछती है कि क्या तुम वापस आओगे, और वो बोलता है हाँ मैं वापस आऊंगा। बस सुनाने में इतना ही फर्क है, सीन वही है आपका। जी सर। जी सर, मैं सर एक सवाल पूछ लूँ, मन में आ गया था। जी जी सर, जैसे सर अपन लोग नए राइटर हैं तो बड़े हीरो या बड़े मतलब ऐसा हीरो को लेके अपन लिख सकते हैं ना सर। मैं वैसे सोच के लिख दिया हूँ सर उस कहानी को। सर आप लिख तो ब्रैड पिट के लिए भी सकते हो, लिखने में सपनों की उड़ान में कभी भी एडिट नहीं करना चाहिए। सपने तो जंगल की तरह, आकाश की तरह, आसमान की तरह देखना चाहिए, उसमें एडिट दुनिया करेगी, हमको एडिट नहीं करना है। जी सर जी, नहीं सर मैं बहुत बड़ा ही सोच लिया ना कि मैं आज तक कोई मतलब सोचे नहीं कि मैं तीनों हीरो को लेके चलूंगा, ऐसा नहीं सोने की चिड़िया ही उड़ाएंगे। जी सर, वो तो प्रोड्यूसर तय करेगा कि भाई सोने की नहीं पीतल की लगा ले। जी सर जी सर। जी सर बिल्कुल, थैंक यू सर।
और दिव्यांश सर, नियाजी और बाकी के लोग मैसेज कर रहे हैं, कम सवाल पूछे हैं आप लोग बाकी के, और इन लोगों का भी लंबा आने दें। और क्योंकि ये सर आए जो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच, इनका भी समय बर्बाद ना हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नेहा जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कीजिएगा, सबसे पहले मैं सबको स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं नेहा शर्मा दुबई से, और सबसे पहले मैं आदरणीय धीरज जी का और पराग जी का और बाकी जो वरिष्ठ जन यहाँ जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज का वाकई कार्यक्रम और जितनी जानकारियाँ आज जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम में वाकई बहुत शानदार है सभी, और बहुत आनंद आ रहा है आप सभी को सुन करके। मैं थोड़ा लेट जुड़ी, लेकिन उसके बाद में मैंने जो सुना उसके बाद में मैं खुद को यहाँ, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मैं 10-15 मिनट में निकल जाऊंगी यहाँ से, पर मैं अभी तक जुड़ी हुई हूँ। और जिस तरह से सब लोग सवाल पूछ रहे हैं और उनके जो आंसर्स आ रहे हैं उसके लिए, और जिस धैर्य के साथ में आप जवाब दे रहे हैं, आप दोनों को मेरा प्रणाम है। वाकई में कहते हैं ना कि धैर्य सबसे बड़ा बलवान होता है। और मेरा सवाल एक छोटा सा है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ना, क्योंकि मैं खुद एक संस्था संभाल रही हूँ, साहित्य की संस्था, तो मुझे लगता है कि साहित्य का और जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, इन दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है आपस में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो मतलब कि मेरी संस्था में भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कामकाजी, लेकिन वो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग भी करती हैं, लिखती भी हैं, बहुत कुछ है उनके पास लिखा हुआ। पर ना मुझे ऐसा लगता है कि शायद से कहीं ना कहीं ऐसा लूज कनेक्शन होता है कि वो लोग अपनी चीज़ों को आगे तक पहुंचा ही नहीं पाती हैं। तो आदमी लोग जो होते हैं ना, वो भाग दौड़ कर लेते हैं यहाँ पर, और लेकिन औरतों के साथ क्या होता है कि वो उस चीज़ को ना वहां तक पहुंचा ही नहीं पाती है। तो ऐसे में कुछ ऐसा है उनके लिए, या तो ऑनलाइन कुछ हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो कि वो यहाँ पर इस जगह पर अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह जो है वो जमा कर पाए, उनके लिए कुछ आसान रास्ता खुल जाए। मेरा बस यही सवाल है। देखिए, ये वो इंडस्ट्री है, यहाँ पे जाति, धर्म, लिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर लड़का हो, लड़की हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, रास्ता एक ही है, स्ट्रगल। ऐसा किसी के लिए ये बस की लाइन नहीं है कि बहन जी आप थोड़ा सा आगे चले जाइए इधर से, ऐसा नहीं होगा। और बॉलीवुड में बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन राइटर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स महिलाएं हैं, और उन्होंने भी वही रास्ता अख्तियार किया हुआ है। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो विशेष प्राधान्यता या रिजर्वेशन महिलाओं को देता हो। ये इंडस्ट्री कमाल की इंडस्ट्री है, अद्भुत इंडस्ट्री है। यहाँ पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, और सबको आना इसी रास्ते से है। भले वो कार्तिक आर्यन हो, रणवीर सिंह हो, वो महेश भट्ट हो, वो पराग छापेकर हो, या धीरज कुमार हो, या नेहा शर्मा हो, रास्ता यही है। और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं खुद पर आती हूँ। जैसे मैं दुबई में रह रही हूँ, तो यहाँ से कुछ संभव है कि मैं अपनी स्क्रिप्ट्स को मतलब कि किस तरह से कनेक्ट कर सकती हूँ भारत में? देखिए, अभी मैं नवीन मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पर नवीन को दे दूंगा। आप लोग धीरज जी या मुझे किसी को भी आप भेज सकते हैं। अगर स्क्रिप्ट एक बार हम भी पढ़ लें और अगर कुछ उसमें दम लगता है तो हम हमारी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। वादा नहीं, कोशिश जरूर कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेहा जी कुछ बात रखना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि आपके पास संगठन है, राइट? तो पता है खुद की पावर पहले सबसे पहले आप पहचानिए ना, तो कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्या सीन है कि अभी तक हम सिर्फ मांग रहे हैं, काम दे दो, काम दे दो। हमारी इंडस्ट्री में, जैसे गानों की इंडस्ट्री में क्या होता है, म्यूज़िक इंडस्ट्री में मैं बताता हूँ, क्योंकि हम बतौर राइटर हम सबकी एक इंडस्ट्री है, लेकिन जैसे ही आप लिरिक्स की दुनिया में जाते हो और स्क्रिप्ट की दुनिया में जाते हो, थोड़ा इंडस्ट्री में एक शाखा तो निकली हुई है।
तो म्यूजिक में क्या होता है कि जब भी हमें आपको प्रूव करना होता है तो कुछ चीजें आसान हो जाती हैं, कि हम कभी कभी कोई कोई काम नहीं दे रहा होता है ना, तो हम अपना खुद का गाना बनाना पड़ता है कभी कभी, यहाँ पर अपनी चीज को, अपने काम को दिखाना पड़ता है खुद से करके। ठीक है, तो इसका दूसरा प्रारूप हमारी स्क्रिप्ट की दुनिया में एक और है, उसे कहते हैं शॉर्ट फिल्म। ठीक है, तो पहले अगर जैसे कि अभी एक और भाई ने कहा था कि भरोसा नहीं करते हमारे नए राइटर्स पे, या किसी ने कहा कि मैं डायरेक्ट भी करना चाहता हूँ लेकिन भरोसा नहीं कर रहे हैं शुरुआत में, तो ये सब चीज़ों का एक पायदान होता है जिसे कहते हैं शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट फिल्म मुझे लगता है नवीन जी आपके पास हैं, नवीन जी की टीम है, और बहुत ही कम चीज़ों में, कम मतलब खाना खर्चा में, ब्रेड बटर के साथ भी आप कभी कभी जब सब लोग अपनी शारीरिक रूप से फिजिकली जुड़ते हैं ना, तो और दूसरी बात, आप दुबई में हो राइट? यस। तो पता है आपके पास तो और सबसे सबसे अच्छी चीजें तो आपके पास तो महंगी से महंगी लोकेशंस हैं जो कि आपके लिए शायद फ्री में है। हम यहाँ से सोचे दुबई जाके शूट करना तो हमें तो महंगा पड़ेगा, तो आपकी शॉर्ट फिल्म का विजुअल करेक्ट हो गया राइट। आपकी संस्था में कुछ ऐसी कहानी कहिए, हो सकता है आप कहीं और की कहानी मत कहिए, आप उन स्त्रियों की कहानी उठाइए जो लोग लिख रही हैं और लिखना चाहती हैं और आगे नहीं बढ़ पा रही, आप उन्हीं की कहानी उठाओ ना। आप एक कहानी को कम से कम एक शॉर्ट फिल्म में एटलीस्ट दिखाओ तो सही, और उस चीज को जब सराहनीयता मिलती है ना, जब उसे सराहा जाता है ना, तो आपके रास्ते खुलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग दूसरों का वेट मत कीजिए कि काम आएगा तो मैं कैसे करूंगी, मैं पहुंचना चाहती हूँ लेकिन मेरी कहानी कोई ले ले, नहीं नहीं, पहले अपनी कहानी को अगर नहीं कोई ले रहा है तो कब तक, कितनी मतलब कितनी उम्र बितानी है, क्यों बूढ़े हो जाना है यहीं पर। कुछ कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह 5-5 मिनट की ना, नहीं 20-22 मिनट की कहानी, जब आप 5 मिनट की बनाने चलोगे ना तो कब 15 मिनट और 20 मिनट की बन जाएगी पता नहीं चलेगा। और अगर आप अवार्ड फंक्शन में भेजोगे ना जब, तो वो बहुत सस्ते सस्ते 800, 900, 2000 ऐसे अवार्ड फंक्शंस के जो है मतलब रेट्स होते हैं, प्राइसेस ज़्यादा नहीं होते, फीस एंट्री फीस के साथ आप एंट्री करो, और अगर 2-4 जगह 2-3 चिड़िया बैठ गई ना वो अवार्ड वाली, तो आपको रिकग्निशन मिल जाएगा, आपकी पूरी टीम को रिकग्निशन मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आके लोग आपसे सवाल करेंगे कि नेहा जी बताइए ये कैसे कर पाई आप, समझ लो आप। तो आपके पास ना यूनिट है, एक बहुत अच्छी यूनिट है, उसका फायदा उठाइए, मत कीजिए। नेहा, आपके पास तो स्टोरी भी बनी हुई है कि दुबई जैसे शेखों के शहर में कुछ महिलाएं मिलकर साहित्य, हिंदी साहित्य की संस्था चलाती, वो क्यों चलाती है, उनके स्ट्रगल क्या है और वो कैसे सफल हुई, यही अपने आप में शॉर्ट फिल्म है पूरी। जी बिल्कुल, मेरा क्राइटेरिया थोड़ा हटके है, मैं हास्य व्यंग लिखती हूँ, तो मेरी उसी से ही रिलेटेड तो इसी सब्जेक्ट को हास्य व्यंग में डालिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी, और वाकई में ही आज मेरे माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को भी उत्तर मिला है, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी आप सवाल पूछ सकते हैं, अनुराग उपाध्याय। जी धन्यवाद जी। मेरा नाम अनुराग उपाध्याय है और मैं आप सभी के सामने मोरेना मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ जी। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैंने शुरुआत अपनी कविता कहानियों लघु कथाओं से की है और नवीन जी की मदद से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ जो मेरे पास एक कहानी है नोवेल फॉर्म में है, वो उसको मैं स्क्रिप्ट फॉर्म में अगर रखता हूँ तो मुझे किन किन चीजों का मुख्य ध्यान रखना चाहिए उस ये काम को करते हुए। गूगल पे जाइए और हाउ टू राइट अ फिल्म स्क्रिप्ट टाइप कीजिए, मूवी स्क्रिप्ट, आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, उसमें क्या क्या कैसे लिखना है, उसको अक्षरशः वैसे के वैसे फॉलो कीजिए। आपकी कथा रेडी है, आपके पास आपका प्रीमाइस रेडी है, आपका स्क्रीन प्ले रेडी है, बस उसको उठा के आपको कॉपी पेस्ट करना है उसमें। धन्यवाद जी, धन्यवाद। निशा जी आप अनम्यूट करके बात करें, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। अगर स्क्रिप्ट में फॉर्मेट में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं लेकिन स्टोरी अच्छी है तो सर मौका मिलेगा? धीरज भाई, ये शहर जो है ये भस्मासुर है, अपना वो ब्रह्म राक्षस है, जो भीम की कहानी सुनी थी आपने कि जिसको खाने के लिए 24 घंटे चाहिए, अगर खाना नहीं मिला तो वो मार देगा।
तो ये इंडस्ट्री ब्रह्म राक्षस है। अच्छा आइडिया कहीं से भी आएगा, वो खाया जाएगा। वो स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में त्रुटि है या गड़बड़ है वो नहीं देखा जाएगा, आइडिया करेक्ट है बॉस। अच्छा, एक और सवाल सर, बहुत अच्छा। अभी किसी ने पूछा था कि मुझे राइटिंग पे, नए राइटर्स पे भरोसा नहीं होता है, तो प्रोड्यूसर्स कहते हैं अक्सर कि आप तो बहुत अच्छी स्टोरी लेके आए हो, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा नहीं है, तो किसी एक बड़े राइटर को मैं जोड़ के चलता हूँ, जोड़ना चाहूँगा। तो कभी ऐसा कुछ होता है ना, तो आप लोग ईगो पे मत लो, सेल्फ रिस्पेक्ट पे मत लो उस चीज़ को। मुझे लगता है ना, अगर कभी ऐसा मौका मिले ना तो उसको करना चाहिए। और निशा जी का जो सवाल है उसका जवाब भी यही होगा कि आपका आइडिया अगर बहुत अच्छा है ना, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पता है कि उसको कैसे निकाल के लेके जाना है, नैया को कैसे पार लगाना है। वो हो सकता है वो ऐसा डायरेक्टर जोड़ दे जो खुद राइटर डायरेक्टर भी है। तो हो सकता है वो आपको जब राइटर डायरेक्टर कभी जब सामना पड़ेगा ना, तो वो आपसे 50 चीजें तो ऐसे ही सुधरवा लेंगे। और निश्चय जी, आपको लग रहा है अभी आप फर्स्ट ड्राफ्ट में हो, आपको कुछ कमियां लग रही हैं, जब आपसे वही स्क्रिप्ट 7 बार लिखवा दी जाएगी ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि मैं पहले ड्राफ्ट में क्या कमी कर रही थी। तो धीरे धीरे वो सीखने को मिलेगा। और कभी कोई बड़ा राइटर या इनके साथ कभी कुछ लिखने को मिले तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे लगता है। और हर डायरेक्टर, मैं हर बार यही कहता हूँ कि हर डायरेक्टर अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है, पूरी यूनिवर्सिटी है। क्योंकि जिस डायरेक्टर के पास जाएंगे वो एक नई दुनिया में लेके जाएगा और नई चीज आपको सिखा देगा। जब मैं गाने लिखने के लिए जब स्टोरी सुनता हूँ, तो कभी कभी कोई डायरेक्टर कुछ कुछ अलग ही मिलता है, और कोई डायरेक्टर दूसरी दुनिया में लेके जाता है। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, आपका आइडिया बहुत अच्छा होगा, काम तो मिलती है। वो उनको पता है, बड़े लोगों को कैसे काम को बना लेना है। सर, और कभी कभी शॉर्ट फिल्म के लिए सर डायरेक्टर को जब स्टोरी पिच करते हैं, तो वो कभी कभी खुद ही प्रोड्यूस का पैसा लगाने के लिए बोलते हैं। तो सर ये सही है क्या राइटर के लिए? प्रोड्यूसर मिल रहा है ना, ये सर आपको तो प्रोड्यूसर मिल गया ना, आपको तो पैसे लगाने वाला चाहिए था ना। सर अगर मतलब डायरेक्टर कह रहा है कि मैं ही पैसा लगाऊंगा, तो आपको ये नहीं पैसे का सर, है कि पैसा कहाँ सर वो राइटर को ही पैसे लगाने के लिए बोलते हैं, तो फिर ऐसा बोल रहे हो। ये ओके, गलत बात है। ये गलत, बिल्कुल गलत है। ये तो गलत है। लेकिन देखिए, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे राइटर्स हैं जो करोड़पति घरों से आ रहे हैं, वो बेचारे पैसा लगा के प्रोड्यूसर बन के ही राइटर बनते हैं पहले। तो वो तो देखिए, वो अपने अपनी पॉकेट के हिसाब से किसको अलाउ कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, जैसे मैं हूँ। तो पराग सर, ये है कि मैं लिखते लिखते इतना पैसा मुझे लगता है कि अब मैं कमा पाया हूँ, तो मैं खुद अपने लिए कुछ गाने प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो वो तो जिस दिन आप खुद कमा लोगे, आप सब कमा लोगे। मैं तो चाहता हूँ सबको, प्रार्थना करता हूँ सबसे, सबके लिए दुआ करता हूँ कि सब लोग इतना पैसा कमा लो कि खुद ही प्रोड्यूसर बन जाओ, आपको प्रोड्यूसर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। लेकिन शुरुआत में तो ये गलत है एक्चुअली। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ खड़े कर दो, भाई तुमको नहीं देंगे स्टोरी, किसी और को ढूंढो। अच्छा, देवान भाई, नवीन भाई और आप सभी लोगों से मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मैंने सोचा था 1 घंटे में निपट जाएगा। मेरा होली का काम चल रहा है, तो मुझे वहां पे भागना पड़ेगा। और आप सभी के ओके सर, और आपका धन्यवाद। आप सभी की परमिशन से एक चीज मैं अनाउंस और करना चाहता हूं कि मैं इस समय मुझे इसके लिए मैं कुछ शॉर्ट फिल्म्स बना रहा हूं, 6, 7, 8। तो 2 बन गई है। मैं कुछ और शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट देख रहा हूं। मैंने नवीन भाई को अपना ईमेल आईडी दिया। अगर आपको लगता है कि कहानी वाकई अच्छी है तो प्लीज मुझे भेजिए। अगर मुझे पसंद आती है कहानी तो मैं आपके साथ जरूर काम करना चाहूंगा। थैंक यू। बहुत थैंक यू बहुत सर, आपका जल्दी मिलते अब बहुत अभी नवीन जी 15 मिनट और है अपने पास की तरफ से, बाकी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। काफी टाइम तो सच में हो गया है। बयान जी अभी राहुल कुमार जी का बाकी है। निशा जी आप हैंड्स डाउन कर लीजिए। राहुल कुमार जी आप अनम्यूट करके सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है सर, मैं स्टोरी तो लिख लेता हूँ, लेकिन जो स्क्रीन प्ले होता है
उसमें सर मैं नहीं लिख पाता हूँ, अगर लिखने की कोशिश भी करता हूँ, काफी मतलब कोशिश किया कई दिन से, तो जो एक्शन होता है, एक्शन का सीन लिख लेता हूँ, एक्शन का सीन, डायलॉग का सीन लिख लेता हूँ, लेकिन जो एक्शन का सीन होता है उसमें सर मैं फंस जाता हूँ। इस सवाल का जवाब नवीन जी देंगे। नवीन जी, क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है। राहुल जी जी दोबारा रिपीट करना सर। हेलो राहुल जी। कह रहे हैं कि वो एक्शन सीन लिखने में उनको दिक्कत होती है, तो वो एक्शन सीन कैसे लिखें? हाँ सर, डायलॉग सीन लिख लेता हूँ। जी जी, पहले तो राहुल जी पहले तो आपको स्लोग लाइन लिखनी है ना, सुनो, स्लोग लाइन लिखनी है ना कि इंटीरियर एक्सटीरियर नाइट डे क्या होने वाला माँ, ठीक है। स्क्रिप्ट में इसलिए डालता हूँ ग्रुप में कि आप स्क्रिप्ट को पढ़ा करो, स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो स्क्रिप्ट फॉर्मेट को समझोगे और अपना जो, ठीक है। सबसे पहले फिर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग का वीडियो भी डालता हूँ, सेल टैग से फाइनल ड्राफ्ट जो भी हैं इनको इनमें लिखा जाता है, ठीक है। और मोबाइल पे भी आते हैं, जैसे फ्री में भी हैं, उनको अगर स्क्रिप्ट मत लिखो, प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, मतलब तैयार करो। होमवर्क थोड़ा करेंगे तो इस ग्रुप में सब कुछ मिल चुका है आपको, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। और यूट्यूब पे भी अगर आप गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे तो बहुत बेसिक सा सवाल है आपका, ये सब कुछ मिलेगा। मतलब एबीसीडी तो हम लोग अभी यहाँ पर एबीसीडी से जिक्र नहीं कर पाएंगे, माफ करना राहुल भाई, आप इस बात का बुरा मत मानना। लेकिन हाँ, हम लोगों को थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा, बहुत बेसिक सवाल है, वो आप सीखेंगे। गूगल पे शुरुआत तो करो, शुरुआत करो, कहीं फंसोगे तो फिर हम ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। जी 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 धीरज सर, इतने मैंने ये दिव्यांग जी बता सकते हैं, बाकी के लोग बता सकते हैं, ग्रुप में इतना पड़ा हुआ है काम कि अगर ये लोग पढ़े ना तो 3 महीने में सीख जाएं। जी जी मैंने देखा है, सब कुछ पड़ा हुआ है और इसीलिए मैं बोल भी रहा हूँ। अरहान जी, अरहान जी अपने आप को अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि मेरे पास जैसा कंप्यूटर नहीं है सर, मेरे पास सिर्फ मोबाइल है और मैं हिंदी में लिखता हूँ सर स्टोरी, तो हिंदी में भेजा जा सकता है सर? सर ये जो मोबाइल है ना, मतलब इससे भी गया मेरा मोबाइल था मेरे पास पिछली बार, ठीक है। जी सर। और मैंने पूरा आज तो वो प्रोड्यूसर मतलब मजाक में कहते हैं ये बात, मैंने पूरा का पूरा जो पहला जो अभी लेटेस्ट 2019-20 में एक शो आया था लाल रेखा डीडी नेशनल पे, उसमें टोटल एपिसोड्स थे 104, ठीक है। जी सर। 104 एपिसोड में मतलब कितने पेज की एक एपिसोड की स्क्रिप्ट रही होगी, आप अंदाजा लगा लो, 20 22 25 पेज की, 25 पेज की, ठीक है। एक एपिसोड 25 मल्टीप्लाई बाई 104 एपिसोड, वो जितनी भी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट थी हिंदी में थी, और वो सब कुछ मैंने इस मोबाइल पे किया था। जी सर। उस वक्त मेरा लैपटॉप खराब पड़ा था और उसके मतलब तो, और मेरे पास पैसे नहीं थे लैपटॉप बनवाने के, ये तब की बात से 2019-20 की। तो ऐसा कुछ नहीं, जब आपके पास ये होना चाहिए, बस ब्रेन है ना, तो रास्ते तो अपने आप निकल जाएंगे। और कुछ राइटर्स ऐसे जिनके पास वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो तो दूसरों के लैपटॉप पे बैठ के मांग के लिख लेते हैं भाई, कोलैब करके लिख लेते हैं लोगों से, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। हिंदी हाँ, रही बात हिंदी और इंग्लिश की और रोमन की, तो वो मैं बता, वो तो भाई देखिए जो सामने वाला मांगेगा ना उसके हिसाब से निर्भर करता है। मतलब उसमें ना आप ये नहीं कह सकते हो सामने वाले को, अगर कोई एक्टर है जिसको हिंदी नहीं कंफर्टेबल है, कोई अब साउथ का एक्टर आया है तो उसको तो हिंदी कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको तो जैसे चाहिए, जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में देना पड़ेगा। ये आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, 20% रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्रोड्यूसर की है कि जिसको जिस लैंग्वेज में स्क्रिप्ट चाहिए वो उसको उस लैंग्वेज में ये कराए। लेकिन पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि अगर किसी को रोमन में चाहिए तो रोमन में स्क्रिप्ट लिखे, और बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है। मोबाइल में भी जब जाओगे ना तो कुछ जी बोर्ड करके कीबोर्ड आता है, जी बोर्ड करके, है ना, तो उसमें सिलेक्शन होता है, उसमें आप ये सेलेक्ट कर सकते हो टाइपिंग में, इंग्लिश टाइपिंग में, तो उसमें आप टाइप करते हो तो आपको मतलब बहुत बहुत ही ईजी होता है। वो आप यहाँ पर बोलोगे ना, जैसे इधर बोलोगे तो बोलने की भी वो टाइप कर देता है। तो वो तो कई बार स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत आसान चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि ये चीज़ है, अब यहाँ पर ये स्क्रिप्ट स्क्रीन अगर आप लोगों को दिख रही हो,
ठीक है। जब मैं यहाँ बोलूँ ऐसे करके बोलूंगा, खाना खाता हूँ। आप समझ रहे हो? जी सर। इसमें आ गया राहुल खाना खाता है। ये जो टाइपिंग है, इसको आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी जाके कर सकते हो, गूगल डॉक्स में भी जाके कर सकते हो, या किसी भी में कर सकते हो। जब कीबोर्ड में और डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत आसान हो जाता है आजकल। आजकल बहुत टाइपिंग का ज़माना, तो मोबाइल मुझे लगता है ज़्यादा ईजियर है। और कोई सवाल है किसी का? थैंक यू सर। धीरज जी, आपको समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का जो आए। कुछ लोग और भी आने वाले थे, शायद वो नहीं आ पाए, बारिश हो रही है उनके यहाँ बहुत। कुछ मैं आपको पूछ रही है। हेलो हेलो जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने इतना कीमती टाइम हमारे बीच में दिया। और भी लोग आने वाले थे, और उनके यहाँ बारिश हो रही है तो वो नहीं जुड़ पाए। और मैं चाहूँगा कि ऐसी ही मीटिंग अभी त्योहारों बाद 1 महीने बाद और हो, और डे में हो, संडे को।